नमस्कार मित्रों, अब पेपर हो चुका है। क्यों नहीं हम एक बार सजेस्टेड आंसर जो हमें सही लगता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हो सकता है हमारा सजेस्टेड आंसर आईसीआई के आंसर से थोड़ा अलग हो। आईसीआई का आंसर प्रिवेल करेगा क्योंकि मार्क्स तो उन्हीं को देना है। सर्वोपरि वही है, राजा वही है, चाहे वो अंधे हो या आंख वाले हो। नहीं सर, तो इस बात का ध्यान में रख के हम कोशिश करेंगे फटाफट फटाफट आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है 2025 मई का, उसे हम समझा दे आपको। सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी लिख रखा है, आपको एक एक बार दिखाते हुए चलेंगे ताकि आप फटाफट फटाफट आप घर पे बना लें। इसका जो आंसर है विद क्वेश्चन टाइप्ड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के साथ। कुछ गलतियां रही हैं आईसीआई के द्वारा, वो भी चेक करेंगे और बात करेंगे। तो ये रहा हमारा सर क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर 2025 मई ये मैंने हम चेंज किया है, बाकी किसी बच्चे से हमने क्वेश्चन पेपर मंगाया है। मैंने क्वेश्चन पेपर ही रखा है, मैंने टाइप्ड वाला आपको यहाँ नहीं दिखाया, मैंने आईसीआई का ही पेपर दिखाया है सर। फटाफट पढ़ते हैं सर। केस स्टडी का पहला हिस्सा, पहला केस स्टडी सर। हमारी कंपनी जो है स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 2 ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील बनाती है। बढ़िया सर, 2 ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील नेमली SS304, SS316 मेड ऑफ कॉमन रॉ मटेरियल आयरन प्रोक्योर्ड 52 रुपीज पर केजी फ्रॉम द मार्केट। सर एक बात तो पगले पक्का कर लेते हैं, प्रोडक्ट हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है सर, क्योंकि एक रॉ मटेरियल से 2 आउटपुट बन रहा है। द यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा ओवर द एंटायर पीरियड, क्योंकि आपको पता है दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं इसलिए। द रॉ मटेरियल सप्लायर कंपनी चार्जेस 24,000 पर ऑर्डर, मिस ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, वो गिवन है सर अपना। हो सकता है अपने ईओक्यू का भी कुछ मामला हो, कुछ ज्वाइंट प्रोडक्ट का हो, कुछ भी हो सर, क्या ही दिक्कत है। बट इस डिलीवरी टाइम, डिलीवरी लिमिटेड टू 1200 टन पर ईयर या पर एनम। टोटल का टोटल 1200 टन, यानी टन को केजी में कन्वर्ट कर ले, यहीं पे कर लेते हैं सर। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 12 लाख केजी का मामला है सर। और एक बार ऑर्डर का खर्चा अपना 24,000 का। देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द प्रोक्योर द रॉ मटेरियल इन कंसिडरेशन ऑफ अबव लिमिटेशन, द कंपनी डिसाइडेड टू रिव्यू द इन्वेंटरी मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द फॉरथकमिंग ईयर। शुरुआत में पढ़ने के समय ज्वाइंट प्रोडक्ट लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि रॉ मटेरियल मींस मटेरियल चैप्टर का है। The following forecasted information has been extracted from the departmental estimates for the budget year ending 31st of March 2025। सच बताएं तो इसमें 2-3 चीजें हैं, एक आपका बजट भी है, साथ साथ ज्वाइंट प्रोडक्ट भी है, और साथ साथ अपना मटेरियल भी है। बढ़िया क्वेश्चन है सर। 56,000 का सेल्स है, दूसरा अपना 86,000 का है सर। इसको फटाफट फटाफट अपन जोड़ते और मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा जोड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कहाँ थे हम कह रहे हैं कि साहब फिनिश गुड्स स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा, मिस प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक तभी बढ़ेगा जब अपना प्रोडक्शन ज्यादा हो सेल से। तो 56,000 माइनस 611614 इक्वल टू सर 54386। ओह सॉरी, मैंने माइनस कर दिया, जोड़ना है सर। 56,000 प्लस 1614 यानी सर 57,640। दूसरा 86,000 प्लस 1215 इक्वल टू सर 87215। पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन, मिस प्रोडक्शन के बाद चीजें रिजेक्ट होती है। सपोज कीजिए आपने प्रोडक्शन 100 करा, उसमें 3% रिजेक्ट हो गया, यानी आपका जो आउटपुट हुआ है 97 का हुआ है। यानी जो 57614 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 97 को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5614 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 97, और इधर 7% का रिजेक्शन है तो 87215 मल्टीप्लाई बाय 7/93। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1782, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6565। तो सर हमारा प्रोडक्शन कितने का होगा, जो प्रोडक्ट बिफोर रिजेक्शन जो होगा वो प्रोडक्शन निकलेगा सर 59396
एंड 93780। अब कहता है क्या है, आयरन यूसेज जो होगा 5.5 है, दूसरा आयरन यूसेज है अपना 8 का है। तरीके दो है सर, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, इसमें कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मल्टीप्लाई करके सर अपना 59396 मल्टीप्लाई बाई 5.5 यानी कुल मिला के 326678 है, और दूसरा 93780 मल्टीप्लाई बाई सर 8 जो है वो अपना है 750240। आयरन का वेस्ट भी गिवन है सर अपना 8 का। अब सोचिए इनपुट अपना 100 का है, 8 का वेस्ट हो गया, यानी कुल मिला के आउटपुट 92 का ही आएगा। रॉ मटेरियल इफेक्टिवली कितना यूज होगा, 92 का। 100 का इनपुट 8 का बर्बाद हो गया, 92 बचा। यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 92, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर 89 को। तो आप ऐसे लिखिए 32668 मल्टीप्लाई बाई 8/92। क्लियर है। दूसरा इसी तरह से 750240 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 89। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सर 284079276। टोटल हमारा जो आयरन रिक्वायर्ड आएगा सर, आयरन रिक्वायर्ड, टोटल आयरन रिक्वायर्ड ए है सर अपना 355085 और 842966। ये तो हमारा टोटल का टोटल आयरन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग डिमांड है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन हम प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सर अगर हमसे कोई पूछ ले कि किस रेशियो में इनपुट लगाए ताकि हमारा आउटपुट आ जाए, या किस तरह से आउटपुट का रेशियो होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो इन दोनों को प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, इन दोनों को आपस में देख लेंगे आखिरकार किस प्रोपोर्शन में आता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं 355085 प्लस सर 8,42,966, इसका जब आप रेशियो निकालेंगे, यानी 10 में ऐसे लिख लीजिए सर 355085 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 110। एक मिनट सर, 3,55,085 प्लस 842,966 ये अपना 1198051। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ रहा है सर 29.64% और दूसरा आएगा सर 842,966 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1198051। आप 100 से भी माइनस कर सकते हैं, यानी कुल मिला के आएगा सर अपना 70.36। लेकिन सर एग्जैक्टली जो आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो आ रहा है 296,385% और सर 703614। मैं डेट इज अप्रोक्सीमेट करके लिख लेता हूं। ये अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन थी जो हमने केस सिनेरियो 1 के लिए किया। अब आप सेंटर पे भी होंगे, अगर सही से अगर आपका रैम चल रहा होगा तो थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स जो है कंपनी सेल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस मिनिमम करना पड़ेगा, हमने मिनिमम प्रोडक्शन निकाल लिया था 89396 93780 59396 और दूसरा है 93780। ये रहा ना ऑप्शन नंबर सी। पहले का आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखते हैं, the ratio in which the raw material utilized for SS304 and SS316। सर इसका क्या रेशियो होगा, ये भी रेशियो निकाला था सर, अगर आपने देखा हो अप्रोक्सीमेट करके 29.64 और सर 70.36, यही है सर, है ना। तो हमने दो आंसर तो ऐसे चलते खिलते बना लिया, हंसते खेलते बना लिया, और इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एमसीक्यू बस सही होना चाहिए सर। Assuming the available 1200 tons of raw material procured per annum would be utilized for the production, यानी सर हमारे पास 12 लाख का केजी का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, which would be the raw material of needed for SS304 in order to maintain the same production mix arrived। तो सर फिर से रिपीट करता हूं, कह रहा है कि assuming that all available 1200 tons of raw material is procured per annum would be utilized for the production of production, जो 1200 टन है, मींस 12 लाख केजी है, उसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। What would be the raw material needed for production of SS304 in order to maintain same production mix? मींस कितना रॉ मटेरियल हम यूटिलाइज करें SS304 में, सेम प्रोडक्शन मिक्स रहेगा। प्रोडक्शन मिक्स तो यही रहेगा सर जो हमने बात किया है पहले,
और एक किसके लिए बात कर रहा है सर? एक कर रहा है सर SS304 को, यानी इसकी बात कर रहा है। इसका परसेंटेज कितना है सर अपना? 29.6385 एग्जैक्ट लीजिए सर, 29.6385, 29.36 यही था ना, 6385 सॉरी सर, 6385 परसेंटेज। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3,55,663 kg। कोई है ऐसा? पॉइंट नंबर डी डन है। अब चौथा पार्ट पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट द अवेलेबल 1200 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड पर एनम वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन, व्हाट वुड बी द रॉ मटेरियल फॉर SS316? सेम आप 12 लाख टन से सीधा माइनस कर लीजिए, सॉरी 1200 टन से सीधा माइनस कर लीजिए, सबसे बेस्ट ए है। या आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्रपोर्शन भी निकाल सकते हैं। मैं तो सिंपल सा, अगर मैं रहता तो हमने पहला हिस्सा निकाल रखा है तो दूसरा माइनस कर लेते हैं, फालतू में परेशान होने की जरूरत ही क्या है? 663, तो 12 लाख माइनस 355,663 यानी कुल मिला के 8,44,337। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। और देखिए 4 मीन्स 8 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए सर, और इसमें कोई काट भी नहीं सकता है। कीपिंग द मैनेजमेंट परचेज पॉलिसी द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ मिक्स considering SS304, SS315, the maximum number of units of each product that company would produce in units respectively by the utilizing 1200 raw material। कितने की प्रोडक्शन करेगा सर? देखिए हमने रॉ मटेरियल तो पहले ही निकाल लिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां लिख लेता हूं 844,337 इतने का रॉ मटेरियल है। इससे पहले कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है हमारे पहले के लिए? 355,663। ए क्या है सर हमारा? SS304। ए क्या है हमारा सर? SS316। सर आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी मुझे तो नहीं है, आपका पता नहीं। सर यहाँ पे रॉ मटेरियल 1 यूनिट बनाने में 5.5 kg चाहिए, लेकिन ये जो रिप्रेजेंट करता है टोटल रॉ मटेरियल का 92% रिप्रेजेंट करता है। कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? 92%। यानी 5.5 जो है वो नेट आयरन चाहिए, 8% का वेस्ट निकल जाएगा। तो आपको पहले ग्रॉस करना पड़ेगा, मैंने इसको ग्रॉस कर लिया। दूसरा क्या है सर हमारा? दूसरे रॉ मटेरियल है 8 और ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है 89% को, 8 kg है सर। अब इसको आपको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड कीजिए 3,55,663 डिवाइडेड बाई सर 5.5 मल्टीप्लाई बाई 92%, सिंपल सा। तो ए मुझे आ रहा है 59,492.72, 2.72। तो हम इसको 3 कर लेते हैं सर। और कोई एक ऑप्शन आ रहा? एक ऑप्शन पहले ही आ गया सर, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ऑप्शन सही है गलत है देखना तो पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। 844,337 डिवाइडेड बाई 8 kg मल्टीप्लाई बाई 89%, मुझे जो आ रहा है सर 93,93933। सर ए हमारे यूनिट्स आ गए, ए हमारे यूनिट्स आ गए। डन है? यस। चलिए तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए जरा हम इसको आंसर में देखते हैं, क्या मुझसे भी कोई गलती रह गई है? देखिए हमने इसको आपको पूरा क्लैरिटी के साथ आंसर यहाँ बना रखा है। सेल्स यूनिट्स इंक्रीज, ग्रॉस प्रोडक्शंस, प्रोडक्ट रिजेक्टेड, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रोडक्शन में हमने फिर आयरन रिक्वायर्ड जोड़ा, फिर अपने टोटल रेशियो निकाला जैसे हमने अभी बताया। उसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 का आंसर दे दिया, 2 का आंसर दे दिया, 3 का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी दे दिया जो हमने जैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अच्छा हुआ मैं आपके साथ साथ बना के मैंने गलती भी सुधार ली। इसको 3 कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है हमारा 5 का ए आंसर। डन। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने ऑप्शन 5 थे वो निपटा दिया। अब चलना है सर हमने आगे, अगर आप तैयार है तो चले आगे चलते हैं सर। कह रहा कंपनी फोरकास्ट द लेबर कॉस्ट जो है वो 12% से बढ़ जाएगा एंड 8% पर यूनिट्स फाइनेंशियल, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लिया। लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट गो अप बाई 12% एंड 8% रेस्पेक्टिवली पर यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर। 12% से मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा और 8% से आपका
लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। उल्टा, लेबर कॉस्ट 12% से बढ़ेगा, मटेरियल कॉस्ट 8% से बढ़ेगा। इफ द रेशियो बिटवीन द मटेरियल एंड लेबर 5:5 हो, determine the increase in selling price as percentage that the company shall keep to maintain। ध्यान से पड़ेगा, टू मेंटेन। टू मेंटेन का अर्थ है कि पहले भी 12% कमा रहे थे, अभी भी 12% ही कमाए, यानी उसमें कोई डिफरेंस ना आए। पहले भी कमाई 12% की थी, अभी भी कमाई 12% की रहे। Assuming variable cost is nil, variable cost और variable overheads is nil। अगर मान के चले कि वेरिएबल ओवरहेड्स nil है सर, हमेशा ध्यान रखिएगा जितने से कॉस्ट बढ़ रहा है उतने ही से अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाएं तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो पहले था वही रहेगा। सपोज करते हैं सर, आपने अपना सेलिंग प्राइस 100 रखा है, इसको बढ़ा दिया 10% से, यानी कुल मिला के अपना 110 हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट अपना पहले 80 का था या 88 का था, इसको भी बढ़ा दिया आपने कितने से, 88 का 110%, यानी सर 96.8। जरा देखते हैं क्या परसेंटेज वही रहेगा या अलग हो जाएगा। 110 माइनस 96.8 यानी कुल मिलाकर 13.2। जरा इसका परसेंटेज देखिए, ये तो 12% है, क्या ये भी 12% है? बिल्कुल सर, 13.2 डिवाइड बाई 110। यानी अगर जितने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है एग्जैक्टली उतने ही से हम अपना क्या बढ़ा ले, सेलिंग प्राइस, तो एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल मार्जिन जो पहले था वही रहेगा। अब आपको क्या करना है कि ऐसे समझ के चलना है कि हमारा जितने से वेरिएबल कॉस्ट बदल रहा है, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है सर, उतने ही से हमारा सेलिंग प्राइस बदल जाना चाहिए। लेकिन सर कह रहा है 12% से आपका लेबर कॉस्ट बदल रहा है, जबकि 8% से आपका मटेरियल कॉस्ट बदल रहा है। और इसका वेट जो है, इसका वेट है 5 आउट ऑफ 8, इसका वेट है सर 3 आउट ऑफ 8। सॉल्व करते हैं जरा, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 8 यानी कुल मिला के 7.5% प्लस सर 8 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू सर 3%, यानी कुल मिला के 10.5%। तो जितने से सेलिंग प्राइस बदलेगा, सॉरी सेलिंग प्राइस उतने ही से बदलना है जितने से आपका वेरिएबल कॉस्ट बदल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट 10.5 से बदल रहा है, सेलिंग प्राइस भी 10.5 से बदलेंगे तो मामला वही रहेगा, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा। सॉरी, प्रॉफिट जितना था यानी पीवी रेशियो जितना था उतना ही मेंटेन रहेगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है सर, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं। हो सकता है बच्चों ने 8% टिक कर लिया हो या किसी और तरीके से 8% का 112% किया हो, वो भी आंसर नहीं है ऑप्शन में। यानी कुल मिला के मुझे लगता है मैं हो सकता गलत हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन गलत है सर। मैंने इसको एक नहीं 2 तरीके से सॉल्व करके दिया है आपको आंसर में। ये तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ लिखा है टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज एक्जैक्टली इक्वल टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया सर 10.5 का रेशियो परसेंटेज। हमने दूसरे तरीके से, ताकि आप और तरीके से अच्छे तरीके से समझ सके, 100 मान लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन 12 मान लिया, मिस 12, कॉस्ट हमारा यानी वी कॉस्ट जो हो गया हमारा, वी कॉस्ट 88 रुपए का हो गया। इस वी कॉस्ट में सर अपना मटेरियल कॉस्ट अपना 5/8 है, तो हमने उसको 12% से बढ़ा भी लिया तो 61.6 हो गया। जबकि दूसरे को भी हमने 88 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 108 कर लिया तो हो गया 35.64। यानी टोटल हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट अब जो हो गया है 97.24। मुझे पीवी रेशियो वही 12% का चाहिए, तो यानी ये जो वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 88 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 माइनस 12 मींस 88 को। तो 100 के लिए कितना हमने सेलिंग प्राइस निकाला 110.5। पहले की सेलिंग प्राइस सर 10 रुपए 100 रुपए की थी, बढ़ा कितने सर 10.5, यानी एग्जैक्टली हमारा 10.5 से ही बढ़ा। क्लियर है तक? एग्जैक्टली हमारा 10.5 से बढ़ा। तो आप किसी तरीके से देखेंगे आंसर तो हमारा वही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मुझे लगता है आंसर का ऑप्शन जो है एमसीक्यू का वो गलत है, तो इंस्टीट्यूट को इसके लिए 2 मार्क्स तो देने ही चाहिए। एबनॉर्मल गेन हमें गिवन है सर 150 का। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस हमारा कम हो जाए उसे अपन एबनॉर्मल गेन कहते हैं। या आप दूसरे तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो आउटपुट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू एक्चुअल इनपुट माइनस सर कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस नहीं सर, एक्चुअल लॉस। नॉर्मल लॉस नहीं सर, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस में 2 चीजें होती हैं, एक नॉर्मल लॉस, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। दोनों जोड़ लीजिए तो टोटल लॉस, या नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन, क्योंकि
एबनॉर्मल गेन जो होता है, नॉर्मल लॉस जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, उसके कारण एबनॉर्मल गेन हो जाता है सर। दोनों में से आपको कोई भी समझ में आ जाए। दोनों समझ में आ गया ना सर? अपना एक्चुअल आउटपुट है तो मैं ए ओ लिख लेता हूं शॉर्टकट के लिए, इसे ए आई लिख लेता हूं। नॉर्मल लॉस को ऐसे लिख सकते क्या, एक्चुअल लॉस को नॉर्मल लॉस प्लस सर एबनॉर्मल गेन, ऐसे लिख सकते हैं, एबनॉर्मल गेन सर। एक्चुअल आउटपुट जो है 7275 का है, एक्चुअल इनपुट 7500 का है, नॉर्मल लॉस का पता नहीं सर। हाँ, एबनॉर्मल लॉस का पता है अपने को, एबनॉर्मल लॉस का पता है। और एबनॉर्मल लॉस जो है अपना नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन सॉरी, एबनॉर्मल गेन जो है 150 का है। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। 727 को यानी कुल मिला के इस दोनों को एडजस्ट होगा। नॉर्मल लॉस इक्वल टू, नॉर्मल लॉस इक्वल टू सर क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट बेटा, नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन इक्वल टू एक्चुअल लॉस। ठीक है सर। तो सर 7500 माइनस सर माइनस 150 इक्वल टू 350 माइनस 7275। कुछ तो गड़बड़ हो गया यार, फिर से करते हैं। एक्चुअल लॉस इक्वल टू सर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ठीक है ना। एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस 7500 प्लस 150, 7500 प्लस 150 माइनस 7275 इक्वल टू सर हमारा 375 का नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस हमारा निकल गया सर 375। पढ़ते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नॉर्मल लॉस परसेंटेज। नॉर्मल लॉस परसेंटेज निकालना है। कोई नहीं सर, नॉर्मल लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या हम एन लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं निकाल सकते। 375 का है ना नॉर्मल लॉस, एन लॉस परसेंटेज इक्वल टू 375 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 7500 इक्वल टू 5%। तो सर एक ऑप्शन या तो पहले वाला या सी वाला ऑप्शन होगा। लेकिन आगे क्या कहता है, इफ द टोटल एक्सपेंसेज ऑफ द पीरियड 1,50,750 और साथ साथ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन बताना है, और रियलाइजेबल वैल्यू जो है अपना स्क्रैप का 3 रुपए का है। याद कीजिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। टोटल कॉस्ट है 1,50,750 माइनस सर नॉर्मल लॉस जो है 375 जो बिकेगा 3 रुपए के रेट से, डिवाइड बाई सर इनपुट हमारा जो था 7,500 माइनस सर 375। जरा देखते हैं कितना आता है सर, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा। या इसमें साथ ही साथ नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगा। कौन सा कॉस्ट आ जाएगा सर? दिस वन इज नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, और नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट जो है हमारा है सर 21 रुपए का। 21 रुपए का नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट है। टोटल एबनॉर्मल गेन कितना है सर? 150 का 150 के जी मल्टीप्लाई बाई सर 21, तो 150 गुने 21 इक्वल टू 3150 यानी पॉइंट नंबर सी। ये ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व्ड आंसर है। ये आंसर है नेट आंसर 7500 725 एबनॉर्मल गेन गिवन है, अपने पास प्रोसेस कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है। एक्चुअल लॉस माइनस करेंगे, एक्चुअल लॉस इक्वल टू होता है नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस, दोनों लॉस टोटल लॉस यही होगा, प्लस एबनॉर्मल गेन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। डन है। ये अगर बाहर रखते हैं तो, अगर अंडर ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन, जो हमने यूज किया था वहां पे। तो नॉर्मल लॉस इक्वल टू 375, फिर हमने परसेंटेज निकाल लिया, फिर हमने उसकी कॉस्ट निकाल ली 21 की। टोटल वैल्यू आ गया सर 3150। अब चलते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं सर। ए बजट का क्वेश्चन है सर। हेल्दी एंड फिट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स सिंगल प्रोडक्ट कैप्शन्ड एज एक्सरसाइज बाइक्स, द एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड लास्ट क्वार्टर इस तरह का है, जनवरी 2025, जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025। अपना बाइक का सेल्स गिवन है, टोटल कुल मिला के 1500, 1800, 1000। द कंपनी पॉलिसी टू होल्ड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20% ऑफ एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ सक्सीडिंग मंथ। सक्सीडिंग मींस नेक्स्ट मंथ का,
नेक्स्ट मंथ का जो सेल्स होगा उसका 20% हम क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं। आज का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लियर है? यानी सर नेक्स्ट मंथ का जो आपने 20% का इस बार आपने क्लोजिंग स्टॉक रखा है वही अगले पीरियड में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। यानी नेक्स्ट मंथ में ऐसे समझते हैं आराम से 1800 का आपने कितने का 20% आपने क्लोजिंग स्टॉक बना लिया। क्लोजिंग स्टॉक बोले तो 360 का क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल बना लिया है। यही तो अगले बार अपना 360 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। यानी नेक्स्ट पीरियड का 20% क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट पीरियड में वही अपना ओपनिंग स्टॉक। तो ऐसे कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, दैट इज ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 20% ऑफ करेंट मंथ सेल्स। करेंट मंथ सेल्स का 20% ऐसे लेके चलना है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते आगे। कह रहा है ईच यूनिट ऑफ द एक्सरसाइज बाइक रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ द मेन बॉडी, जो बॉडी चाहिए, और विद रेजिस्टेंस सिस्टम 2 यूनिट्स ऑफ पेडल्स। आपने देखा होगा साइकिल के लिए 2 हिस्से होते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेडल्स रिक्वायर्ड, कितना चाहिए 2025 में जो प्रोडक्शन करेंगे। तो 2025 का अपना सेल्स पता है 1500। 2025 जनवरी का जो प्रोडक्शन निकालना आपने को, ठीक है ना। सेल्स कितना आपने 1500। आपको पता है सेल्स में हम जोड़ते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है ना, माइनस करते हैं सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा सर, इसका 15%, इसका 20%, 20% बोले तो 300, और नेक्स्ट मंथ के सेल्स का 20% हम रखेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक। यही होगा ना, नेक्स्ट मंथ के सेल का 20% क्लोजिंग स्टॉक, करेंट मंथ के सेल का 20% ओपनिंग स्टॉक। तो 1500 प्लस सर 360 माइनस सर 300, यानी कुल मिला के 1560। ये हो गया सर हमारा प्रोडक्शन, और ये हो गया सर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1560 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3120 सर, 3120 पैडल चाहिए, 3120 का पैडल चाहिए सर। अ कंपनी विच ऑपरेट्स अ बैच कॉस्टिंग सिस्टम, एक क्लियर है सर? इसका आंसर ऑलरेडी आपके फिर से जो हमने पीडीएफ देना है वो ऐसे प्रेजेंट होगा, 1500 प्लस 360 माइनस 300, 1560 गुणे 2, यानी सर 3120। नेक्स्ट, अ कंपनी विच ऑपरेट्स बैच कॉस्टिंग सिस्टम इज फुली इंटीग्रेटेड विद द financial accounts. During the particular periods, material worth 30,000 and 20,000 were issued for the production and factory maintenance. फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए सर अपना इशू है 20,000, और प्रोडक्शन के लिए इशू है सर 30,000। जो प्रोडक्शन के लिए इशू होता है उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म WIP। कंट्रोल समझ ही रहे आप सर, कंट्रोल भी लगा ही लेते हैं, नहीं तो आप कहीं कंट्रोल नहीं लगाया। और दूसरा सर फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल लिखते हैं। अगर आप देखेंगे 30,000 रुपए का है और ये 20,000 रुपए का है, और ये कहां से इशू हो रहा है, मटेरियल से इशू हो रहा है, तो इसके लिए हम लिखते हैं सर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आइए देखते हैं क्या कहता है। स्टोर लेजर कहता है कि द फॉलोइंग कंट्रोल अकाउंट बीइंग मेंटेन्ड, स्टोर लेजर, WIP, प्रोडक्शन कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल। बढ़िया है, जितने अकाउंट बनाना उतना बनाओ। फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाई विच अकाउंट और अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, कौन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा फॉर इशुएंस ऑफ मटेरियल। अगर आप ध्यान से देखिए WIP अकाउंट हमारा डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट होगा। WIP एंड प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड दोनों सेम ही होता है, ए तो डेबिट होगा, यानी क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए आंसर सही है। अब चलते हैं अगला, फिर से यहां भी यही चीज लिखा होगा आपके पास, आंसर में ऑलरेडी दिखा है, दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। A lorry start from load of 15 tons of goods from station number X. ये रहा सर हमारा X स्टेशन में, थोड़ा सा दूसरा सर Y स्टेशन जाएगा, फिर Z जाएगा। यहाँ 15 टन अपना प्लस किया है सर, लोड किया है, यहाँ 5 टन अनलोड कर लिया है सर, बैलेंस अनलोड कर लिया सर यहाँ पे -10 का लिख रहा है ना सर। कह रहा है 15 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन नंबर X, इट अनलोड्स 5 टन्स एट स्टेशन नंबर Y एंड बैलेंस एट स्टेशन नंबर Z। तो 15 में से 5 चला गया, 10 ही बचेगा।
ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेज स्टेशन नंबर एक्स विद द लोड ऑफ 8 टन। जब रिटर्न हुआ तो 8 टन लेके रिटर्न हुआ, यहां लोड हुआ होगा 8 टन, यहां हो गया अनलोड 8 टन, ध्यान रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स टू वाई, वाई टू जेड एंड जेड टू एक्स, यानी एक्स टू वाई अपना जो है 50 का है, ए 60 का है, और यहां से यहां आने का सर 80 का है। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बहुत ही आसान है, 15 गुणे 50 ऐसे लिखिएगा सर, 15 गुणे 50, आप प्लस माइनस कर लीजिएगा। आगे कितना टन गया? 10, यहां कितना गया? 15, फिर सर 10 गुणे 60, और रिटर्न कितना हुआ है सर? 80 गुणे 8। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके मैं देख रहा हूं वैल्यू जो होगा 1990 केजी का आएगा। जबकि कमर्शियल का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, सम ऑफ डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एवरेज वेट। सम ऑफ डिस्टेंस मीन्स 50 गया, 60 गया, फिर 80 गया। सम ऑफ डिस्टेंस हो गया, अब वेट को हमने एवरेज करना है। वेट पहले था 15, फिर था 10, फिर था अपना कुल मिला के 8 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2090 टन किलोमीटर सर, टन्स किलोमीटर, टन्स किलोमीटर। आइए क्या ऑप्शन में है अपने पास? 1990 एंड 2090। यानी अभी तक हमने जो बोला था कि क्वेश्चन गलत है, उसमें हमने देखा एक क्वेश्चन मेरे अनुसार से गलत है, हो सकता है इंस्टीट्यूट सही हो। क्वेश्चन नंबर के सिनेरियो का 2, यानी कुल मिला के हमने अभी तक क्वेश्चन 10 कर लिए, 20 मार्क्स तो हो गए सर। स्काईलार्क्स कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी असेंबल द सेल लैपटॉप इन इंडिया। An important component of laptop, its rechargeable battery. The company buys the monthly requirements are 4,500 battery. It would buy annual requirement 10 times equal installment. मीन्स 10 बार मंगाता है सर। मंथली रिक्वायरमेंट जो है वो 4,500 का है, यानी 4,500 अगर एनुअल में कन्वर्ट करें तो 54,000 पर एनम की चाहिए। एक बार मैं कैलकुलेटर पे भी देख लेता हूं। यस सर, 54,000 एनुअल चाहिए। परचेजिंग कॉस्ट अपना गिवन है सर, कुल मिला के 800 का गिवन है। परचेजिंग कॉस्ट जो है अपना कुल मिला के 800 का रुपए का गिवन है। आगे चलते हैं। द बैटरी आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। असेंबली प्रोसेस अपना 360 डेज यूज होता है। यानी सर जो हमारा रॉ मटेरियल है मीन्स बैटरी जो है 54,000 का जो कंजम्पशन है 360 दिनों में है, तो हम एक दिन का निकाल सकते हैं कि कितने का कंजम्पशन है। एक दिन का कंजम्पशन 150 का है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000 का है सर, पर ऑर्डर के अनुसार से। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो अपना 37.5 और परचेजिंग कॉस्ट होता है, आपको पता है 800 का 37.5%, यानी कुल मिला के हमारा कैरिंग कॉस्ट यानी सी जो है वो कुल मिला के अपना 300 रुपए का है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है अपना 9,000 रुपए का है। द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द बैटरीज केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर अंडर ह्यूमिडिटी कंडीशंस अलॉन्ग विद द हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। बढ़िया सर, मैं आप इतनी लाइन पढ़ने के बाद पूरा पढ़ ही लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं। डिलीवरी ऑफ बैटरीज फ्रॉम द वेंडर्स जनरली टेक्स, यानी जस्ट मींस नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम सर, बट इट गो टू द एज मच 10 डेज, 10 दिन तक जा सकता है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर शोन इन द टेबल। 6 दिन की डिलीवरी पे 70% का चांस है मिल जाएगा। 7 दिन के डिलीवरी पे सर हमें 15% और बढ़ जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ चांस होगा सर 70% मिल जाने का, यहाँ होगा 85%, 15% से बढ़ गया। 8वें दिन और 5% से बढ़ जाएगा, मीन्स 90% हो जाएगा। अगली बार 95% हो जाएगा, मीन्स 10वें दिन तक पक्का है कि मिल ही जाएगा सर। ऊपर देखेंगे रिस्क परसेंटेज कितना है सर। रिस्क परसेंटेज, रिस्क मीन्स ना मिलने का, 70% मिलेगा तो नहीं मिलने का चांस यहाँ 30% का है, यहाँ सर अपना 15% का है, यहाँ सर अपना 10% का है, यहाँ अपना 5% का है, यहाँ अपना नील का है। मजे की बात क्या है इस क्वेश्चन के बारे में, 2023 या 2022 तक स्टडी मटेरियल का पार्ट हुआ करता था ये क्वेश्चन। अब आप रिसेंट स्टडी मटेरियल को खोलेंगे तो क्वेश्चन आपके किताब में नहीं है, हटा दिया उन्होंने। अब फिर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया। बच्चे कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन ना कराओ। अब बच्चों को अगर हम बात माना जाए कि ज्यादा क्वेश्चन ना कराए या पेपर में आए, तो फिर बच्चा कहेगा कि भैया आपका कराया हुआ क्वेश्चन तो पेपर में आता ही नहीं है।
बच्चा दोनों में कंफ्यूज है, दोनों में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं सर। जितना आप ज्यादा सही तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा कवरेज रखेंगे, उतना ही ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। आपको बड़ी सारे क्वेश्चन इस बार दिखाएंगे हम, जो एग्जैक्टली आपके स्टडी मटेरियल पास्ट टर्म के क्वेश्चन से नहीं आए, अक्सर नहीं आते, कुछ ना कुछ इधर उधर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम ज्यादा कवरेज करें, सही से कवरेज करें तो ज्यादा सही है। तो सर एक क्वेश्चन पहले स्टडी मटेरियल का था, हमने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी बना रखा है सर, चलिए हम वहां देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल भी है, चाहे यही बना लेते हैं सर। ये हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ द परचेज बैटरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, मींस ये सिंपल से आपसे ईओक्यू पूछ रहा है। तो ईओक्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है सर अपना 9,000 रुपए का है, और डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट जो 300 रुपए का है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1800 आएगा। पहला आंसर बिल्कुल मैच करता है सर। दूसरा चलते हैं, व्हाट विल बी द टोटल एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट क्या होगा, परचेजिंग ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर 11। यानी सर परचेजिंग कॉस्ट हमारा ईओक्यू के अनुसार से क्या आएगा, यानी टोटल कॉस्ट अंडर ईओक्यू। अगर आप देखेंगे सीधा परचेजिंग कॉस्ट की बात करें तो परचेज प्राइस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और परचेज प्राइस 800 रुपए का है। तो 54,000 मल्टीप्लाई बाई 800, 4 करोड़ 32 लाख सर। प्लस सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपको पता ही है, ऑर्डर कितना करेगा वो, जब भी ऑर्डर करेगा 1800 ऑर्डर करेगा, 54,000 डिवाइडेड बाई 1800 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000 रुपए का। 54,000 डिवाइडेड बाई 1800 मल्टीप्लाई बाई 9,000, यानी कुल मिलाकर 2,70,000 सर। आपको पता है जितना का ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ही का कैरिंग कॉस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ फॉर्मूले लिख लेता हूँ। कैरिंग कॉस्ट 1 डिवाइड बाई 2, ऑर्डर साइज 1800, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू 300। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 4,37,000 सॉरी 4 करोड़ 37,40,000 का अमाउंट आएगा सर। आंसर है, ये भी आंसर है। मैंने बोल रखा है सर कि 4 एमसीक्यू गलत है, अभी तक मात्र एक ही एमसीक्यू गलत निकला। यानी सर तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, कुछ भी बोल देते हो, इंस्टीट्यूट को बदनाम करते हो। कोई नहीं सर, यहां तक क्लियर है, यहां तक आंसर। मैं यहां तक के आंसर को मैं दिखा देता हूं आपको। सॉरी डियर, केस सिनेरियो का अपना ईओक्यू सामने है सर, और ये अपना ऑप्शन भी सामने है। अब यहां से आएगा सर ऑप्शन का मजा। मैंने लिखा है नॉट एग्जैक्ट, एक बार देखते हैं। डिलीवरी टाइम, परसेंटेज ऑफ अकरेंस, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव अकरेंस, रिस्क परसेंटेज, यहां तक ठीक है। जानते हैं सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, एक्सेप्टेबल लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम। वो कह रहा है कि हमें ना रिस्क 10% चाहिए, यानी मुझे अगर लीड टाइम 8वें दिन तक भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लूंगा यार। तुम 2 दिन डिले भी करोगे तो कोई नहीं, हमने सेफ्टी स्टॉक रखा है 2 दिन का। बोला कि नहीं मुझे रिस्क चाहिए नहीं, तो कहे अच्छा रिस्क नहीं चाहिए, नहीं। एवरेज कितने दिन में चला जाता है, 70 दिन, 70% 6ठे दिन तक आ जाता है। रिस्क कब नहीं होगा, जब 10वें दिन तक का हमारे पास स्टॉक हो, तो 6ठे दिन तक तो आ जाता हो। 6ठे से लेके 10वें दिन के बीच में 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेगा, और हर एक दिन का कंजम्पशन आपको पता है 150 का है। क्लियर है। तो एक्सेप्टेबल लीड टाइम, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। Assuming that company is willing to take 15% risk of being a stock out, what would be the safety stock reorder quantity? रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। यहाँ रीऑर्डर क्वांटिटी सेफ्टी स्टॉक के केस में फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी बात करें। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एक्सेप्टेबल लीड टाइम 15%। एक्सेप्टेबल लीड टाइम क्या होगा, 7 दिन। 7वें दिन भी आओगे तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। एवरेज कितने दिन तक आते हो तुम, 6ठे दिन तक आते हो, तो मुझे 1 दिन की सेफ्टी स्टॉक रखनी है। 1 दिन का कंजम्पशन 150 का है, तो सेफ्टी स्टॉक जो होगा 150 बैटरी का होगा। पहला। दूसरा, रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू होता है, जब सेफ्टी स्टॉक अपन रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है सर एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज लीड टाइम 6 दिन, एवरेज कंजम्पशन 150 प्लस 50 1050। जरा देखिए क्या आपके पास आंसर में है ऑप्शन 1050 का रीऑर्डर क्वांटिटी ए तो है सर। क्या सेफ्टी स्टॉक 150 का है, नहीं। तो आप इसके बदौलत कह सकते हैं ए आंसर सही है, सही है। लेकिन सर सही कहां है, सही है ही नहीं ना।
तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो इनकम्प्लीट आंसर है इनके पास, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन सही नहीं है। चलिए, हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए। आइए दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। हो सकता है मेरे को फॉर्मूला नहीं आ रहा हो सकता है इंस्टीट्यूट ने जो पहले क्वेश्चन बनाया था उसमें उन्होंने त्रुटि दिखा हो, गलती दिखा हो, उन्होंने अब रेक्टिफाई कर लिया हो, कुछ भी हो सकता है दोस्त, ज्यादा रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं। Assuming that company is willing to take 5% risk of being a stock out, what will be the safety stock in reorder quantity? 5% सेफ्टी स्टॉक कब होगा? जब 9वें दिन तक का आप एक्सेप्ट कर ले, 9वें दिन तक भी आ गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। 9 - 6 यानी 3 दिन, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक, 3 × 150, 450 का सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। मजे की बात क्या है, सेफ्टी स्टॉक कहीं भी नहीं है, 450 का सेफ्टी स्टॉक नहीं है। हो सकता है मैं एवरेज कंजम्पशन पर डे गलत काउंट कर रहा हूं, तो एक काम करते हैं, 54,000 4,500 पर मंथ था, मल्टीप्लाई बाय 12 मींस 54,000, साल में 360 दिन, 150। हो सकता है मेरा कैलकुलेटर गलत हो, आप एक बार चेक कीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं यहाँ भी आपके साथ सॉल्यूशन बना रखा है मैंने 1350 का रीऑर्डर क्वांटिटी और 450 का क्या है अपना सेफ्टी स्टॉक। 1350 का अगर आप फिर से देखिएगा, सेफ्टी स्टॉक 1350 मिल रहा है, यहाँ रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं मिल रहा है। चलो कुछ ना कुछ तो मिल गया। अरे नहीं, सेफ्टी स्टॉक नहीं सर, क्या है हमारा 1350 का रीऑर्डर क्वांटिटी है। चलो गलती से सेफ्टी स्टॉक में लिख गया होगा, तो हम मान के चलते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन आपको पता है एग्जैक्टली सही है नहीं, क्योंकि ऑप्शन सारे इधर उधर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आई, assuming 5% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या चाहिए? सर आपको पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वही रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट वही रहेगा 54,000 डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज वही 1800 का होगा ईओक्यू वाला, और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा आपको पता है 9,000 रुपए का। यानी सर 5,400 डिवाइडेड बाई सर 1800 मल्टीप्लाई बाई सर 9,000, यानी कुल मिला के 2,70,000। कैरिंग कॉस्ट यहाँ कैसे निकलता? सबसे बड़ी बात, यहाँ कैरिंग कॉस्ट 1 डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज नहीं निकलता। यहाँ सेफ्टी स्टॉक भी है, तो सेफ्टी स्टॉक कितने की सर? 450 की, 5% पे सेफ्टी स्टॉक कितना निकलता? 450। और इसमें जोड़ते हैं सर 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ ऑर्डर साइज, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक आपको पूरे साल रखना है, और 1 यूनिट का रखने का खर्चा 300 रुपए का है। 1800 डिवाइड बाई 2 प्लस सर 450, यानी सर 1350 मल्टीप्लाई बाई 300, यानी कुल मिला के मुझे आता है सर 4,05,000। इसको जोड़ेंगे 2,70,000 में तो मुझे आता है सर 6,75,000। हो सकता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे गलत होने में अच्छा लगेगा। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त कि मुझे कोई गलत कह दे, लेकिन सर ये हमारा 6,75,000 का आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हमने निपटा दिया। हमारा जो डिस्प्यूटेबल अप टर्म था एमसीक्यू का, वो हमने कर लिया। यहां भी आंसर है नॉट गिवन। तो कुल मिला के मैं जहां तक देखता हूं 4 क्वेश्चन एमसीक्यू को गलत है सर। अगर मैं ही एमसीक्यू से स्टार्ट करूं और 4 ऑप्शन ना मिले, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। आप होनहार बच्चे हैं, मैं इतना होनहार था ही नहीं। तो अगर मैं इतना होनहार नहीं होऊंगा कि तो जो दुख को, चलते दुख को, क्लास के दुख को भी झेल कर आगे बढ़ जाए, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए तालिए। फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा इसको बनाते बनाते, इस क्वेश्चन को मन दुखी हो जाएगा, कहेगा कि आखिरकार कहां फंस गए। कहा जाता है ना, अगर राजा ही अंधा हो तो फिर प्रजा का क्या ही होगा। लेकिन मैं इंस्टीट्यूट से उम्मीद करता हूं कि अगर मैं सही हूं, मैंने अगर गलत क्वेश्चन का ऑप्शन फाइंड आउट किया है, बाकियों ने भी किया होगा, इंस्टीट्यूट इसके लिए मार्क्स देगा। 4 × 2 कम से कम 8 मार्क्स तो देगा ही देगा। आइए सर, बाकी क्वेश्चन हम थोड़ा सा अब कंप्लीट वाला है तो मैं यहां समझा दूंगा, आंसर मैं आपको बता दूंगा। हेवी इंडस्ट्री गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, सेटअप है पुणे में। CFO ऑफ द कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मिस्टर जो who heads of the financial department. Total sales given है, raw material cost given है, direct wages given है, fixed overheads and variable overheads given है, प्रॉफिट गिवन है, 40,000 का यूनिट्स गिवन है। सर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहले मैंने सीए इंटर की किताब में तो मुझे नहीं दिखा,
ये कहीं और का फाइनल का क्वेश्चन, एक बार हम जब फाइनल पढ़ाते थे, जब पूरा का पूरा कंप्लीट एक कॉस्टिंग का होता था, अभी भी है, तो समय इसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाते थे। वो वाला क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने। अच्छा, सारी वैल्यू करोड़ में है, ध्यान रखना है। कह रहा है मार्केट बीइंग वेरी कंपिटिटिव विद द रॉ मटेरियल रेट्स, रॉ मटेरियल रेट्स इंक्रीज कर रहा है। मिस्टर एंड्रयू राइजेज इज कंसर्न टू मिस्टर जो वेयर टू एक्सपेक्ट द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वेजेज का खर्चा 20% से बढ़ जाएगा। मीन्स अभी जो वेजेज का खर्चा है 40,000 के लिए, करोड़ में ही कर लेते हैं सर, 15,000 डिवाइडेड बाई 40,000 यानी 0.375, ये बढ़ जाएगा सर 20% से, तो इसका 120% यानी कुल मिला के 0.45 हो जाएगा। चलो बढ़िया है। फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज बाई 500, फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट टू डिक्रीज बाई 500 कंपोनेंट, 500 करोड़ से घट जाएगा। टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड्स हाउएवर इज टू बी, फिर भी 500 के कम होने के बाद भी 28,500 रहेगा। यानी अगर 500 कम नहीं होता तो ये कितना होता साहब, कितना होता? 29,000 होता, 29,000 टोटल होता। पहले कितना था यही चीज? 25,000, यही था ना। टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो होगा एक्सपेक्टेड टू सेल 50,000। अच्छा, ये जो 25,000 था ये 40,000 यूनिट्स के लिए था, तो 29,000 जो होता बिना फिक्स्ड को चेंज किए हुए 29,000 होता 50,000 के लिए। तो डिफरेंस कितने का खर्चा बढ़ा? 4,000 करोड़ से, डिवाइड बाई सर 10,000, यानी हर एक यूनिट के अनुसार से वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट 0.4 है, 0.4 है। या दूसरे तरीके से सर, टोटल चेंज या टोटल ओवरहेड चेंज कितने से हो गया? 3,500 से, नहीं। और टोटल चेंज इक्वल टू क्या होगा सर? वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, मजे की बात क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स का पता नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स घट गया है सर 500 से, तो वेरिएबल ओवरहेड्स इक्वल टू कितना? 3,500 माइनस ये हो जाएगा प्लस में, यानी कुल मिला के अपना 4,000 से बढ़ेगा, 4,000 करोड़ से। क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट था जो परेशान करने वाला था। अब एक पॉइंट होता तो बात होती है, और भी एक पॉइंट है परेशान करने वाला। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू सस्टेन द सेम पर यूनिट प्रॉफिट। सर इस केस में मैं कहता हूं कंट्रीब्यूशन का पहला हिस्सा तो प्रॉफिट के लिए निकाल के रख दो, यानी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें हम प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लेते हैं। प्रॉफिट अपना 10,000 का है, 10,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 40,000 से, 0.25 करोड़ रुपीज पर यूनिट के अनुसार से अपने को प्रॉफिट चाहिए। जो भी कमाई है उसमें प्रॉफिट का हिस्सा निकाल दो, अब जो बचेगा फिक्स्ड कॉस्ट के लिए निकलेगा। तो जितना फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है उसको डिवाइड कर लो, कंट्रीब्यूशन अवेलेबल फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सर। ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस, डिवाइड करके हमने करोड़ में वैल्यू रखा है। वेरिएबल कॉस्ट भी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके आ गया। डायरेक्ट वेजेस हमने दिखाया था 0.45, वेरिएबल रेट्स हमने निकाल के दिखाया था 0.4, कंट्रीब्यूशन 0.40। मैंने बोला प्रॉफिट अपना 0.25 का है, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन अवेलेबल फॉर प्रॉफिट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है 0.15 का है। टोटल हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पहले हमने निकाला नहीं था, एक बार निकाल लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, कहीं ना कहीं वर्किंग में निकाला होगा इन्होंने। ये हमारा निकल गया वेरिएबल 0.4, टोटल हमारा कितना है 28,500। रिवाइज यही ना सर 28,500, फिक्स्ड को हटा के दूसरे तरीके से बता दूंगा, परेशान मत होना। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीन्स 20,000, यानी नेट अपना 8,500। अगर पहले वाला साल देखिएगा तो 25,000 था, 25,000 माइनस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9,000 करोड़ आएगा। 9,000 करोड़ पहले हुआ करता था, अब उस 9,000 करोड़ में 500 करोड़ कम हो गया, यानी कुल मिला के 8,500 करोड़। कैसे भी सॉल्व कीजिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आना सर, ना कैसे छूइए ऐसे छूइए कैसे भी छूइए साहब 8,500 आना है। 8,500 को 0.15 से डिवाइड कर लिया, हमारा नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स आ गया 56,667। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। एरोमा पार्क लिमिटेड प्रोड्यूसेस द 2 परफ्यूम्स नेम फ्लोरल ओरिएंटल and 1 cologne, all created through the joint production process. Below are the data of the most of recent months. Sales given है सर, सेलिंग प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, ज्वाइंट कॉस्ट गिवन है। सर अगर ज्वाइंट कॉस्ट सबका बराबर है तो मैं आपको टिप्स देता हूं, ए यूनिट के अनुसार से इन्होंने बांटा है,
तब ये सबका बराबर है। कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट अप मींस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। बढ़िया सर। मैनेजमेंट रिव्यूइंग द अबव कॉस्ट डेटा, ऑप्शन दैट आइदर बी सेलिंग ऑफ लार्जेस्ट प्रोडक्ट एट अ लॉस, क्योंकि ये देखिए हमारा लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है सर, हमारा लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है फ्लोरल। फ्लोरल की सेल अपनी 5000 की है, सेलिंग प्राइस 80 की है, ज्वाइन कॉस्ट 60 की है, स्प्लिट ऑफ कॉस्ट अपना 40 का है, 100 का तो कॉस्ट आ गया, तो लॉस पे बेच रहे हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन। कोई नहीं सर, इसको मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। हमने रेवेन्यू निकाल लिया, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स क्वांटिटी। कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट अप हमने निकाल लिया सर, जो गिवन है, फिर से सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट अप, और फिर ज्वाइन कॉस्ट को माइनस कर लिया, ये हमारा प्रॉफिट लॉस आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या करें, ये आसान सा क्वेश्चन था सर, ऐसा ही क्वेश्चन एक फाइनल में कभी पूछा जाता था, लेकिन उसमें कुछ और एडजस्टमेंट थे, इसमें एडजस्टमेंट थोड़ा सिंपल रखा इन्होंने। रिस्पॉन्ड द मैनेजमेंट परसेप्शन बाय द शोइंग द ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट अप अंडर एनआरबी के अनुसार से। एनआरबी इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसके बेस पर खर्चा बांटे तो क्या बटेगा। ये हमारा सेल्स वैल्यू हो गया, कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट अप माइनस कर लिया, एनआरबी बच गया। एनआरबी के बेस पे हम प्रॉफिट जब बांटेंगे, सॉरी ज्वाइंट कॉस्ट बांटेंगे, तो ये हमारा बच जाएगा प्रॉफिट। एनआरबी का प्रोपोर्शन हमने लिया 20:36:40। डन। आइए, ये भी क्वेश्चन हो गया सर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में बड़ा अच्छा होता है सर, ऐसे क्वेश्चन में हमें टेंशन नहीं होता कि कुछ छूट जाएगा, ऐसा लगता है कि हमने जो बनाया सही बनाया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑफ अ न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कह रहा है कि वर्कर रिप्लेस्ड गिवन है सर 78 का, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, सॉरी लेफ्ट एंड डिस्चार्ज में सेपरेटेड, इसको क्या कहेंगे सर, रिप्लेस्ड, इसको क्या कहेंगे सर, सेपरेटेड। एम्प्लॉई सेपरेशन रेट अपना 3.5 का है, यानी 3.5 जो है 28 × 100 डिवाइडेड बाई एम्प्लॉइज या एवरेज एम्प्लॉय, शॉर्टकट में एम्प्लॉय लिख लेते हैं, या एम्प्लॉय इक्वल टू, मैं समझता हूं आपको फॉर्मूला याद है, नहीं है तो मैं एक बार बताता हूं सर। एम्प्लॉय टर्नओवर अंडर सेपरेशन मेथड इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मल्टीप्लाई 100 अपन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 2800 डिवाइडेड बाई सर 3.5, यानी कुल मिला के 800 का एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया। रिप्लेसमेंट मेथड के अनुसार से आपको लेबर टर्नओवर बताना है, तो क्या होगा हमारा, रिप्लेस्ड कितने हुए सर, रिप्लेस्ड हुए सर 78 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 800, 78 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 800। चलो मैं आंसर लिख लेता था कि कैलकुलेटर नहीं उठी, चलो कोई नहीं, 78 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई सर 800, 9.75। फ्लक्स मिस होता है सर दोनों का इंक्लूसिव, मिस कितने आए और कितने गए, आए कितने सर 78, रिप्लेस्ड होते हैं नए के से 7 रिप्लेस्ड होते सर, पुराने गए नए आए, और गए कितने 28 सर, और नए के लिए हुआ होगा, कोई भी कारण हो सकता है, इसके पीछे लॉजिक पे ना जाए, मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों को जोड़ दो ना, 9.75 प्लस सर 3.5, 13.25। आप ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो 13.25 ही आएगा। आइए सर, क्या हमने इसका आंसर भी बनाया है, बिल्कुल आंसर है सर। ये हमारा 35 हो गया, 800 यूनिट्स 800 एम्प्लॉइज हो गया, 9.75 आ गया सर, 13.25 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। किड्स कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स द 2 बॉबी टॉयज नेमली मैक्स एंड प्रो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 1500 यूनिट्स ऑफ मैक्स 3600 यूनिट्स ऑफ प्रो वर्क मैन्युफैक्चर। ये क्वेश्चन मैं ना लिखूंगा आरएस क्वेश्चन है, आरएस मींस रिवाइज एंड सॉल्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है सर, लेकिन उन्होंने इतना ट्विस्ट किया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कॉस्टेट का क्वेश्चन उनका फेवरेट होता है, और ऐसे क्वेश्चन उन्होंने कितने बार पूछे हैं, इसलिए बच्चे इसको ट्राई जरूर करेगा सबसे पहले, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ एडजस्टमेंट किया कि बच्चा थोड़ा परेशान हो गया, और कुछ खास मेजर बदलाव नहीं किया सर। कह रहा है कि 1500 यूनिट्स मैक्स एंड 3600 यूनिट्स प्रो, ओनली 60% ऑफ मैक्स एंड 80% ऑफ प्रो वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इतना ही बिकता है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट्स ऑफ मैक्स इज 2 टाइम्स ऑफ प्रो, प्रो के 2 गुना है। नॉर्मली क्या होता है, जो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रो जो है वो मैक्स के 2 गुना है, यहां उल्टा है सर, यहां आपको प्रो को लेना पड़ेगा x और ये हो जाएगा अपना 2x, ऐसे बनेगा क्वेश्चन।
दूसरा सर अपना सेल्स प्रोडक्शन 1800 का है, दूसरे में सर अपना 3600 का है, तो इसमें से सेल्स कितना हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया, 1500 का 40% तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, 600 का क्लोजिंग स्टॉक, 3600 का 20% अपना क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 720 का क्लोजिंग स्टॉक, 1500 माइनस सर 600 इक्वल टू 900 एंड 3600 माइनस सर 720 इक्वल टू 2880 का सेल्स हो गया। द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द टू मॉडल्स बेबी टॉयज आर गिवन बिलो। मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, मटेरियल कॉस्ट गिवन नहीं है, लेबर कॉस्ट आपको बना लेना है। लेबर कॉस्ट यहां पे इक्वेट कीजिए सर, 2x मल्टीप्लाई बाई 1500, 2x मल्टीप्लाई बाई 1500, मैं यहां लिख लेता हूं 2x मल्टीप्लाई बाई 1500 प्लस सर x मल्टीप्लाई बाई 3600। आप इसको सॉल्व कीजिएगा सर, तो x इक्वल टू मैं यहां से भी देख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 2a ही तो चल रहा है। x इक्वल टू सर हमारा x इक्वल टू जब सॉल्व किया था सर हमने, तो 18.333333 यानी सर हमारा जो प्रो का है वो 18.33 है। इस 18.33 को आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना है और 2x इक्वल टू क्या होगा, 36.66666 मल्टीप्लाई में 1500 होगा, ध्यान रहेगा। तो जब आप इसको बांटेंगे सर 36.66666 मल्टीप्लाई 1500, तो मुझे लेबर कॉस्ट यहाँ 55,000 रुपये का आ रहा है और 1,21,000 माइनस सर 55,000 यानी 66,000 रुपये का अपना प्रो का खर्चा आ रहा है। तो मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया। वर्क्स ओवरहेड जो है मींस फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ लेबर है, तो क्यों भी निकाल सकते हैं, 55,000 का 50% 27,500 और दूसरा सर 33,000 रुपए। अगला कह रहा ऑफिस ओवरहेड्स 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्योंकि ये डिपेंडेंट अपॉन वर्क्स कॉस्ट है सर। अगर मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड से जुड़ा हुआ डायरेक्टली लिंक्ड अगर हो या फैक्ट्री कॉस्ट से भी अगर जुड़ा हुआ हो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसे रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानते हैं। लोग अलग अलग एजम्पशन देते हैं, लेकिन सर एक किस पे डिपेंडेंट है, सीधा प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है और रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो सीओपी का पार्ट बनेगा। तो ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स है, वर्क्स कॉस्ट है, तो वर्क्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा सर आपको, बाकी हम देख लेंगे आगे। वर्क्स कॉस्ट है, ओवरहेड्स नहीं, वर्क्स कॉस्ट है सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है, फिर से यहां भी इन्होंने कुछ माजरा किया, ध्यान से पढ़ना। 20 एंड 30 पॉइंट ऑफ सोल्ड, मॉडल प्रो को पहले लिख दिया, मैक्स को बाद में लिखा, ऊपर मैक्स पहले है, प्रो बाद में है। तो आपको छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान रखना है, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना है, क्योंकि 8 मार्क्स आपको ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट कर चुका है, ये और फ्रस्ट्रेट कर सकता है। मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है, तो मैं वहीं से आपको समझा देता हूँ। ये प्रोडक्शन गिवन है, फिर हमने सेल्स निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक अपना जो है सो आ ही गया, मटेरियल कॉस्ट है निकाल लिया सर, वही छाप दिया। लेबर कॉस्ट जो हमने निकाल के आपको बताया, प्राइम कॉस्ट आ गया सर, इसका 50% इसका 50% ले लिया, वर्क्स कॉस्ट आ गया सर, इसका 20% इसका 20% ले लिया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस के अनुसार से, मींस 1500 यूनिट्स के प्रोडक्शन के अनुसार से, तो हमने 1500 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 600 जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ जो मेथड लगेगा वो लगेगा सर फीफो, आप वेटेड एवरेज लगाएंगे तो यही आएगा, कोई भी मेथड लगाइए बात वही होगी। सेम उसी तरह से दूसरे का भी किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेलिंग कॉस्ट में देखिए मैं भी जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने भी 20 कर लिया था, गलती हो गई थी, फिर मैंने देखा तो मामला उल्टा है, तो 30 एंड 20 किया है सर हमने, फिर 27,000 57,600। गलती किसी से भी हो सकती है सर, मुझसे जहां जहां गलती होने की संभावना थी मैंने वही बताया, यहाँ यहाँ गलती हो सकती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, सेलिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट निकाल लिया, डन है। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ फाइनेंशियल ईयर showing the various element of the cost, prime cost, works cost, cost of production, cost of goods sold and cost of sales. Calculate unit selling price of the product baby toys if profit margin कितना है 20%। कोई नहीं सर, 20% ऑफ सेल्स, सेल्स का 20% मींस कॉस्ट का 25%, यानी सर हमने इसका सीधा का सीधा 25%, इसका सीधा 25% निकाल लिया, यह हमारा गया सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन हमारा सर समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का एक खत्म है।
सर ये क्वेश्चन है 2 का बी। चलिए सर 2 का बी देखते हैं। 2 का बी जो है ये आपके स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास्ट अटेम्प्ट में भी 2020 के बाद पूछा। एग्जैक्टली मैं याद करके बैठा नहीं हूं सर, किताब कहोगे तो मैं खोल के बता दूंगा किस साल में पूछा है। अब प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 128 एम्प्लॉय है, वर्कर है। द प्रोडक्ट इज ग्रेट डिमांड, द कंपनी डिजायर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू meet the market demand, but it is short of the skilled worker. The company finds extremely difficult to find the new workers to fulfill the demand. The company desire considering the introduction of incentive scheme either हालसे with the 50% रोवन wages payment. सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे हालसे के। हालसे का फॉर्मूला बड़ा आसान है, एक्चुअल आस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आस मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट प्लस 50/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट। अब रोवन का भी प्लान याद कर लेते हैं, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट प्लस एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड या आवर्स सेव्ड मल्टीप्लाई बाय आवर्ली रेट। कह रहे द कंपनी बिलीव्स दैट द प्रपोज्ड इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग द अबाउट 15% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ वर्कर। वर्कर का 15% से अर्निंग बढ़ जाएगा। इट कुड सफिशिएंट इंसेंटिव देम टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली या एफिशिएंसी, ये ज्यादा होगा उनके लिए ताकि वो और बेहतर काम कर सके। द फॉलोइंग वर्थ कंसिडरेशन ऑफ मेजरिंग ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कुछ इस तरह से है। अब आपने जब बोल दिया है कि 15% काफी होगा, प्रपोज भी कर दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको 15% अब देना पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्शन उतने से बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि आपने बात के पक्के हैं और बात से आप पलटते नहीं सर। आर्ली रेट गिवन है 30 रुपए का, मैक्सिमम टाइम अलाउड पर यूनिट के अनुसार से 2.5 का है, ये सर स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएगा। दूसरा क्या है सर, नंबर ऑफ वर्किंग डेज गिवन है 25 का। तो सबसे पहले हम एक्चुअल आवर्स निकाल लेते हैं। AH हमारे पास वर्कर थे 228, कितने दिन काम करेंगे 25, और कितने घंटे काम करेंगे हर एक वर्कर सर 8। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 128 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8, 25,600 का एक्चुअल आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलता है, एक्चुअल आउटपुट पे डिपेंड होता है स्टैंडर्ड आवर्स। हमारा स्टैंडर्ड आउट आवर्स कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड गिवन है 12,500 और एक यूनिट बनाने में सर 2.5 का, तो सर 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी इसको निकालेंगे तो 31,250 का आएगा। अब हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स भी है, हमारे पास एक्चुअल आवर्स भी है, हमारे पास आर्ली रेट भी है, हमारे पास टाइम सेव्ड भी है। मैं HS लिख देता हूं, आवर्स सेव्ड भी है। क्या हम हाल से रोन दोनों लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इफेक्टिव रेट इक्वल टू होता है एक्चुअल अर्निंग डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, अंडर हाल से एंड रोन के अनुसार से निकालना है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितने से बढ़ा है 100, एफिशिएंसी रेशियो इक्वल टू पहले कंफर्म कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो यही निकल जाएगा सर, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड आवर्स कितना निकाला हमने 31250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25,600 31250 डिवाइडेड बाई सर 25,600 मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे जहां तक लगता है ये है सर 122.07, यानी एफिशिएंसी परसेंटेज अगर 122 का हो गया, पहले कितना का हुआ करता था सर 100 का, यानी कुल मिला के 22.07% से इंक्रीज हो गया। कैलकुलेट सेविंग पर प्लास्टिक के अनुसार से, तो अभी का रेट निकालना पड़ेगा, फिर रिवाइज स्कीम के अकॉर्डिंग रेट निकालना पड़ेगा, यूनिट्स के अनुसार से कितना खर्चा आ रहा है। प्लास्टिक कंपनी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर बोथ स्कीम्स बनाएंगे और सिलेक्शन करना होगा, जो भी 15% का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं। एक्चुअल आवर्स हमने बता दिया आपको, स्टैंडर्ड आवर्स बता दिया, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स सेव निकाल दिया सर। हमने हाल से का फॉर्मूला लगाया 25,600 मल्टीप्लाई 30 15/100 5650 मल्टीप्लाई बाय 30, टोटल सॉल्व करके हमारा वैल्यू आया है 8,52,750। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा के देखते हैं, तो मैं क्या करता हूं, बोलने की स्पीड बढ़ा लेता हूं ताकि आपको भगा भगा के ना देखना पड़े, आपको टाइम ज्यादा ना लगे। आइए सर, इफेक्टिव रेट निकाल लिया हमने, एक्चुअल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स यानी 33.33। फिर उसी तरह से पेमेंट हमने हाल से का लगाया, फॉर्मूला वही एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई टाइम सेव्ड या आवर्स सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं सर, आर्ली रेट, सॉरी आर्ली रेट
इसको हमने सॉल्व किया था 9,06,854। यहां भी इफेक्टिव रेट निकाल दिया। एफिशिएंसी रेशियो हमने पहले बता दिया, इंक्रीज इन एफिशिएंसी परसेंटेज भी बता दिया। पहले सर हम 2.5 घंटे लेते थे, 1 यूनिट के लिए 1 घंटे के लिए 30 रुपए देते थे, यानी पहले 75 रुपए 1 यूनिट का पड़ता था। अब हमने 1 यूनिट का कितना खर्चा पड़ेगा, तो 8,52,750 का हाल से के अकॉर्डिंग है। कितना यूनिट बनाने के लिए 12,500, तो 1 यूनिट के लिए सर 68.22 और 1 के केस में 72.55 आएगा, यानी सेविंग पर यूनिट है 6.78, दूसरा अपना 2.45 का। रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2, 3 खत्म। अब देखते हैं कि कौन सा प्लान एक्सेप्ट करें। मुझे लगता है प्लान जब आपको पता ही होगा, जब एफिशिएंसी हमारा 50% से कम होता है, यानी हमारा टाइम सेट 50% ऑफ स्टैंडर्ड से कम हो, तो उस केस में रो 1 फायदेमंद है एम्प्लॉय के लिए, और उसके बाद हाल से फायदेमंद है, तो रो 1 ही होना चाहिए अगर होगा भी तो। हमने देखा इंक्रीज कितना हुआ, पहले अर्निंग थी 30 रुपए की पर घंटे की, अब 33.31 मिलेगा। तो 33.31 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 30 रुपए का, यानी परसेंटेज हमारा 10.33% आएगा। जबकि दूसरे केस में 35.42 का अपना इफेक्टिव रेट होगा, जबकि पहले का रेट हुआ करता था 30 का, यानी डिफरेंस अपना आ जाएगा 5.42 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 30, ये होगा 18.06। मैंने क्या बोला, 15% से जो ज्यादा देगा उसको हम कहेंगे भैया ए प्लान लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि सर रो 1 प्लान जो है 15% से ज्यादा या 15% तक दे रहा, क्या इससे ज्यादा ही दे रहा, तो वी शुड गो फॉर रो 1 प्लान। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2B भी हो गया। डन। मेरी चाय तेरी चाय लिमिटेड हमारी चाय चाय की है। MBA चाय वाले से लोग बड़े इंस्पायर्ड हुए हैं सर। 3 तरह का चाय बना रहा है सर, और यहाँ पे अपने पास एक्टिविटी गिवन है, कॉस्ट पूल गिवन है, यानी कॉस्ट ड्राइवर भी गिवन है, साथ साथ अपना कैपेसिटी गिवन है। अपन इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आ जाएगा सर। ठीक है, और इस रेशियो में बांट देना है सर, जिस तरह अपना सेटअप है, सेटअप का खर्चा जो भी आएगा उसको 21, 22 एंड 17 में बांट देना है। रेशियो में नहीं बांटना है, इससे मल्टीप्लाई करके बांटना है। प्रपोर्शन, कुछ लोग क्या करते हैं इसे प्रपोर्शन बांट देते हैं, जिन्होंने प्रपोर्शन बांटा होगा सारा खेल गड़बड़ हो गया होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर ले लिया, ये हमारा कॉस्ट हो गया, ये कैपेसिटी हो गया, हमारा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आ गया, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, और इसको हमने जो एक्टिविटी गिवन है उससे मल्टीप्लाई किया। सर क्या हम इस प्रपोर्शन में नहीं बांट सकते थे? नहीं बांट सकते थे सर। क्यों नहीं बांट सकते, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ कैपेसिटी कितने का, 64 का, यहाँ इसको जोड़िए सर, 21 + 22 + 17 40 हो रहा है सर। 4 का कैपेसिटी यूज ही नहीं हुआ सर, अनयूज कैपेसिटी है। समझ में आ रहा है? और नीचे क्वेश्चन पूछ भी रहा है अनयूज कैपेसिटी कितने की है, उसके अनुसार से इन्होंने खर्चे बांट लिए। खर्चे हमारे टोटल खर्चे आ गए, हर एक अपना चाय का साथ साथ टोटल भी आ गया सर। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है सर, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। अनयूज्ड कैपेसिटी निकालना बड़ा ही आसान है सर। टोटल हमारा ओवरहेड्स ले ले और उसमें से अलोकेटेड माइनस कर ले, ये अनयूज्ड कैपेसिटी है। एक दूसरा भी तरीका मैंने बताया था, टोटल कैपेसिटी 44 का था, 44 - 40 मल्टीप्लाई बाई एक के लिए कॉस्ट लेवर का रेट कितना सर अपना 12,000 रुपए का, इसको 12,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या दूसरे को भी आप ऐसे कर सकते हैं, क्या है हमारा टोटल एक्टिविटी 1,40,000 का होना चाहिए, इसको जोड़ना पड़ेगा सर, थोड़ा मेहनत वाला काम होगा। 45,000 + 50,000 + 40,000 यानी 1,35,000, 1,35,000। तो 1,40,000 का टारगेट था, उसमें 1,35,000 अचीव्ड हो गया। मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर जो था वो 5 का था। मैंने 2 को बता दिया ताकि आप आगे करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1,40,000 - 1,35,000, 5,000, 5 गुणे 5 यानी 25,000। डन है। इससे बेहतर इस तरह कैलकुलेट करने से अच्छा है सर कि आपने अलोकेटेड ओवरहेड्स तो निकाल ही रखा है, उस अलोकेटेड ओवरहेड्स के अकॉर्डिंग आप क्या करें, एक्चुअल से या ओवरहेड से माइनस कर लीजिए, अनयूज्ड कैपेसिटी आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा, कम ही लगेगा सर। एक क्वेश्चन फिर से बेहतर है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं कि हम इसको ज्यादा वैल्यू दें। आइए कैलकुलेटर पे बनेगा ये क्वेश्चन। मैक्स सिनेमाज है 3 टाइप्स ऑफ सीट्स, 3 तरह के सीट्स है, क्लासिक, प्राइम एंड रिक्लाइनर। कह रहा है वेयर द टोटल कैपेसिटी ऑफ 360 सीट्स का है, मींस एक सिनेमा थिएटर में 3 तरह के सीट्स है और तीनों के कैपेसिटी जो है 306 के हैं, जो डिवाइडेड इनटू 12:4:1 रेस्पेक्टिवली। टिकट प्राइस जो है प्राइम का ट्वाइस है,
प्राइम का जो रेट है ट्वाइस ऑफ क्लासिक सीट है, यानी क्लासिक अगर x है तो प्राइम हमारा 2x है, एंड द रिक्लाइनर जो है वो है अपना थ्राइस ऑफ प्राइम सीट्स। प्राइम सीट का कितना लिया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3x 6x, कुछ ऐसा है। या x ना अगर हटा दे तो इसका वेट अगर 1 है, ऐसे कर लेते हैं, इसका अगर वेट 1 है तो इसका 2 है तो इसका 6 है। ध्यान रहेगा। चले, कह रहा है आगे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, टाइप्स ऑफ सीट गिवन है, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज गिवन है। डेली बेसिस पे 4 मूवी लगेगी तो 4 गुणे कितना सर 306, 4 गुणे 306, 4 मल्टीप्लाई बाय 306 इक्वल टू 12 to 4। 12 to 4 का सर हम ऐसे कर लेते हैं, प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं, 12:4:1, यानी सर इसको बांटेंगे 3 हिस्सों में। 12 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन कितना है 12 + 4 16, 16 + 1 17, गुणे 4/17, 1/17 कीजिए सर, 1224 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी ये जो है सर हमारा 864। इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 8288 है। इसको फिर से अपन 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये अपना 72 है। ये टोटल सीट की कैपेसिटी आ गई, यानी 864 मल्टीप्लाई बाय 75% की ऑक्यूपेंसी, 288 का 50% ऑक्यूपेंसी, 72 का सर 50% ऑक्यूपेंसी, यही है सर। अगर आपका रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप आराम से सुन ले, कोई दिक्कत नहीं। कहता है टोटल कॉस्ट अपना कितना है, रैम मींस अगर आप थोड़ा सा समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिए। 77,760 का है और प्रॉफिट अपना 25% ऑफ टोटल कॉस्ट है। टोटल रेवेन्यू का 25% ऑफ रेवेन्यू मीन सर 1/3 ऑफ कॉस्ट, 1/3 ऑफ कॉस्ट अपने को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मांगता है। इक्विवेलेंट क्लासिक सीट्स पर डे बताना है सर। इसका आपको याद होगा, वेट 1 था, इसका वेट अपना 2 था, इसका वेट अपना 6 था, 1 2 और 6। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, 1 2 और 6 इसका वेट था। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा सर 648, ये आएगा सर अपना 288 और ये आएगा सर 216, ये आएगा सर 216। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा सर 1152। टोटल हमारा आंसर आ गया 11252, 1152। अपना टोटल कॉस्ट कितना है सर 77,760। इसका सर 1/3 अपने को प्रॉफिट चाहिए, 77,760 डिवाइड बाई 3, यानी कुल मिला के 25,920। टोटल रेवेन्यू इतना चाहिए अपने को, टोटल रेवेन्यू अपने को इतने का चाहिए, यानी कुल मिला के मुझे टोटल जो रेवेन्यू चाहिए वो चाहिए सर 1,03,680 डिवाइडेड बाई टोटल सीट्स कितना है 1152। इक्विवेलेंट सीट यही है, इक्विवेलेंट सीट से डिवाइड कीजिए सर, ये आएगा 90 रुपए। तो आपको पता है कि अपने पास क्लासिक था, प्राइम था, रिक्लाइनर था। क्लासिक का 90, प्राइम का इसका 2 गुना मिस 180 और सर रिक्लाइनर का इसका 3 गुना मिस 540, ये हमारा रेट होगा। आइए जरा हम आंसर में देख लेते हैं क्या यही है। ये देखिए हमने टोटल कैपेसिटी निकाल लिया, इसको हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया, फिर हमने उसका ऑक्यूपेंसी परसेंटेज निकाला, एवरेज ऑक्यूपेंसी आ गई, वेट से मल्टीप्लाई कर लिया, अपना वेट इक्विवेलेंट सीट्स आ गया, इक्विवेलेंट सीट्स 1152। अब इस 1152 को हमने डिवाइड कर लेना है टोटल रेवेन्यू से। रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा 1,03,680 और 90 रुपए का रेट आया। तो ये क्लासिक का था, प्राइम 2 गुना और रिक्लाइनर उसके 3 गुना। कहानी खत्म हो गई। अब अगला हिस्सा जो है जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4A जो ऐसा क्वेश्चन आया जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग था, लेकिन क्या हुआ अलग हो गया, तो अलग है तो क्या हो गया। एन लिमिटेड सोल्ड लॉस ऑफ 9,000 एज पर द कॉस्ट अकाउंट्स। तो हम ऊपर लिख लेंगे लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। हाउएवर फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट ऑफ 7,000 सेम पीरियड के लिए। तो रिकंसिलिएशन पूछ लेगा खूब से खूब। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर रिवील्ड। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड गिवन है 52,000 का, नीचे फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 45,000 का। सर ये अंडर रिकवर्ड नहीं है सर, ओवर रिकवर्ड है। क्या है? ओवर रिकवर्ड है सर, ओवर रिकवर्ड। ओवर रिकवर्ड जो ओवरहेड्स होता है आपको पता है, ओवर रिकवर्ड ओवरहेड्स ऐड होता है कॉस्ट के प्रॉफिट या लॉस में। क्यों होता है? क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया कॉस्टिंग का, जबकि फाइनेंशियल का कम हुआ है, तो हमें अपने को क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 7,000 हम इसमें जोड़ लेंगे, 7,000 जुड़ गया,
-9,000 ले लिया, 7,000 हमने प्लस कर लिया। फिर से ओवर एब्जॉर्ब्ड को जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा से घट गया है, तो फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम उसको फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अंडर एब्जॉर्ब्ड हुआ मींस कॉस्टिंग में खर्चा कम चार्ज हुआ है, तो उसका खर्चा बढ़ाने के लिए मींस प्रॉफिट को कम करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे। तो 6,000 यहाँ पे जोड़ दिया और दिख रहा होगा 7,500 माइनस कर लिया। नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, हमने इसको माना है इंटरेस्ट ऑन लोन कमाया नहीं है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है, ये हमने एजम्पशन लिया है और होना भी यही चाहिए। तो अगर पेड है सर तो फाइनेंशियल में आया होगा, कॉस्टिंग में नहीं आया होगा। जबकि कॉस्ट शीट आजकल कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन लेना चाहिए, लेकिन आप समझ के चले कि बस वो कॉस्ट शीट में ही लेना चाहिए और कहीं नहीं लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अपना 8,800 रुपए का, ये हमारा माइनस होगा, जबकि डिविडेंड रिसीव प्लस होगा, क्योंकि फाइनेंशियल का प्रॉफिट 9,000 से बढ़ गया, 8,800 घट गया, तो हम भी अपने प्रॉफिट को उतने ही से बढ़ाएंगे, उतने ही से घटाएंगे। तो इन डिविडेंड रिसिप्ट जितने से हुआ है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया है, इसलिए हमने उसको जोड़ लिया है। और इंटरेस्ट का खर्चा हमने फाइनेंशियल में जोड़ माइनस कर रखा है, इसलिए हमने यहां से माइनस कर लिया है, क्योंकि हमें कॉस्टिंग को फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग बनना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 42,000, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में 45,000। इट सिंपली मीन कि कॉस्टिंग में प्रॉफिट जो डेप्रिसिएशन वो ज्यादा चार्ज मींस ओवर चार्ज, ओवर चार्ज होने से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया है, तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग लाने के लिए, इसलिए हमें 3,000 फिर से प्लस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? ये इसमें दो एडजस्टमेंट थे थोड़े से अलग से अच्छे से। देयर इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यू टू वेरिंग basis of valuation. 500 units of closing stock is valued at 41,000 in cost accounting. Cost accounting में 41,000 से valued है। आगे कहता है whereas market price of closing stock is 80 rupees per unit. तो 80 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सर 40,000 रुपए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कहता है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, यही कहता है शायद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग 40,000 होना चाहिए, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग 41,000 है। तो 1,000 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है कॉस्टिंग का। अगर क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर गया होगा कॉस्टिंग का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में देखते हैं, क्रेडिट साइड अगर बढ़ेगा 41,000 हो गया इंस्टेड ऑफ 40,000, फाइनेंशियल ने 40,000 से क्रिएट किया, कॉस्टिंग ने 41,000 से क्रिएट किया, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,000 से बढ़ गया है, तो हम 1,000 से अपना प्रॉफिट घटा लेंगे, इसलिए हमने 1,000 से प्रॉफिट घटा लिया। ठीक है, फिर भी यहाँ कुछ डिफरेंसेज आ रहा है सर। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली ये बैलेंस आप जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो नहीं मैच करेगा, तो आखिरकार क्योंकि बैलेंस तो अपना 7,000 तक लाना ही लाना है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन कह रहा, तो इट इज फाइंड दैट देयर इज स्टिल डिफरेंसेज इन रिकंसिलिएशन स्टेट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल अबव which is due to excess raw material consumption। जो रॉ मटेरियल ज्यादा कंजम्पशन के कारण हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने जो बैलेंसिंग फिगर देखा, हमने इधर को लेस वाला अमाउंट भी जोड़ा, 7,500, 8,800 प्लस 1,000। एक्सेसिव मटेरियल कंजम्पशन का अर्थ है कॉस्टिंग में हमने खर्चा ज्यादा चार्ज कर रखा है, तो उसको हमें कम करने के लिए उसको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस वाले हिस्से में कुछ ना कुछ पेंडिंग रह गया है, तो जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो टोटल 24,300 का आ रहा है, और ऊपर का हिस्सा प्लस माइनस करके आएंगे तो 16,000, एक मिनट सर, माइनस 9,000 प्लस सर 7,000 प्लस सर 6,000 प्लस सर 9,000 प्लस सर 3,000। ऊपर वाला हिस्सा जैसे मैंने बोला था 16,000 का अमाउंट लगभग आ रहा है। तो अपना डिफरेंस आ रहा 8,300 का, तो हमने इसको मान लिया एक्सेस मटेरियल कंज्यूम्ड। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा रिकंसिलिएशन बना दो और एक्सेसिव मटेरियल कंज्यूम निकालो, दोनों निकाल दिया। क्वेश्चन आसान था थोड़ा सा, लेकिन अलग था सर। सेंटर पे थोड़ा दिमाग इसमें चौक हो सकता है, मैंने प्रॉपर बता दिया है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे कैसे की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। सर ये अपना पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं सबसे पहले मानता हूं आपको फॉर्मूले याद है। कह रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, अपना एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। बढ़िया सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट 4,800 के अकॉर्डिंग गिवन है, वर्किंग डेज गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। रिकवर्ड ओवरहेड्स इक्वल टू होता है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है 4,560 और मल्टीप्लाई विद रिकवरी रेट। बजटेड रिकवरी रेट जो है वो 48,000 का, वेरिएबल कितना है 14,400, मल्टीप्लाई बाय 14,400 डिवाइड बाई कितने यूनिट्स के लिए सर 4,800। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट। रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड अपन बजटेड, डन है।
माइनस करेंगे इसमें सर 14,400 से, बाकी आंसर हम वहां चल के देख लेंगे क्या रहा है। उसी तरह से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस वैसे निकलता है रिकवर्ड ओवरहेड्स। रिकवर्ड ओवरहेड्स इक्वल टू होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट। एक्चुअल आउटपुट कितना है 4560 मल्टीप्लाई बाय कितने का अमाउंट है सर 48,000 डिवाइडेड बाई 4800 माइनस सर एक्चुअल ओवरहेड जो है 46,800 का है, इससे ये वाला हिस्सा आ जाएगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बजटेड माइनस एक्चुअल। देखिए सर आपने किस तरह से फॉर्मूला पढ़े हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। पहले क्या था स्टैंडर्ड आवर्स ओरिएंटेड पूछ लेता था। अब मजे की बात है इस क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड है ही नहीं, ये आउटपुट के बेस पे है। आइए एक्सपेंडिचर वेरिएंस सिंपल सा फॉर्मूला था बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड अपना 48,000 का है माइनस सर 46,800, जो भी वैल्यू आएगा आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला फिर से आउटपुट के बेस पे, इसका फॉर्मूला होता है सर रिकवर्ड वेट्स। फिर से लिख बोलता हूँ रिकवर्ड वेट्स मींस ये वाला हिस्सा आएगा सर, यानी 4560 मल्टीप्लाई बाय 48,000 डिवाइडेड बाय 4800 माइनस सर बजटेड ओवरहेड्स। फिर से बोल रहा हूँ फॉर्मूला ध्यान रखिए, रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स इक्वल टू वॉल्यूम वेरिएंस मींस वॉल्यूम में जो डिफरेंस हुआ मींस आउटपुट में डिफरेंस हुआ, बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड रेट के बेस पे, ये अपना वॉल्यूम वेरिएंस है माइनस सर वॉल्यूम अपना बजटेड ओवरहेड 48,000 का है। कैलेंडर वेरिएंस का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स। रिवाइज रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स कैसे निकलेगा 48,000 का खर्चा जो था वो कुल मिला के 25 दिनों के लिए था, जबकि आपने कितने दिन चला लिया 27, तो इसे कहते हैं रिवाइज बजटेड ओवरहेड्स, यानी यहाँ बजटेड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल डेज माइनस सर बजटेड ओवरहेड्स। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, सारे वैल्यू लिख दिए। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं ताकि मैंने कैलकुलेटर नहीं उठाया। ये 720 आएगा, आप एक बार चेक करना। ये 1200 आ गया, ये 1200 फेवरेबल आ गया, हाँ फिर 2400 एडवर्स आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जैसे हमने निकाला सर अपना 3840। एक दूसरा भी तरीका होता है एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर डे। सर देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो एकदम बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, टिप्स पे फॉर्मूला याद है, आप हीरो है। चलिए कहानी हो गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 5.5a पढ़ते हैं। 5.a नहीं है 5a है सर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ही अलग है जो हमें अलग करने के लिए मजबूर करेगा। फर्नीचर वाला लिमिटेड गिवन है सर, अपना मैन्युफैक्चर डाइनिंग टेबल्स, प्रोक्योर्ड वुड्स, इट्स मटेरियल्स। द डाइनिंग टेबल्स आर इनिशियली processed in the modeling department, subsequently transferred to laminating department where the plastic layer is applied। तो पहले हम क्या करते हैं मोल्ड बनाते हैं, मींस फ्रेम बनाते हैं और उसको साचा देते हैं, उसके बाद हम आगे भेज देते हैं लेमिनेशन के लिए। मॉडलिंग डिपार्टमेंट 35,000 यूनिट्स पर उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, 35,000 यूनिट्स पे प्रोसेस स्टार्ट किया। कितने पे 3500 यूनिट्स पे शुरू किया 22,000 2025 में। फर्स्ट टाइम देयर कॉस्ट इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है सर अपना और साथ साथ मोल्डिंग कॉस्ट गिवन है। टोटल हो गया 1,75,000 रुपए का। अपना गिवन है द टोटल 28,000 डाइनिंग टेबल्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द लेमिनेटिंग। द रेस्ट 7,000 इज वर स्टिल इन द मॉडलिंग प्रोसेस, मॉडल प्रोसेस में। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑल द मोल्डिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल वर प्लेस्ड बट on average 25% of conversion cost were applied to the ending of WIP inventory। कह रहे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें रॉ मटेरियल तो 100% कंप्लीटेड होता है, लेकिन हमारा कन्वर्जन कॉस्ट 25% होता है। इनपुट अपना पता है 35,000 का है, आउटपुट हमारा बस दो ही है 28,000 7,000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसको बस आपको इस टेबल में लगाना है। इनपुट 35,000 का है, इंट्रोडक्शन हो गया, कंप्लीटेड 28,000 वो इनपुट इसी पीरियड के है, इसी पीरियड में आउटपुट हो गया तो 100% कंप्लीटेड है। ये 100% का और दूसरा 25% का, तो ये टोटल हमारा इक्विवेलेंट आउटपुट कितना होगा 35,000, दूसरा 29,750। डन है यहाँ तक। आगे मोल्डिंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना आपने को 1,15,500 और 59,500। इसको हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया सर कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट पर यूनिट के अनुसार से। अब इसको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेना है। इक्विवेलेंट यूनिट कितना है 28,000 मल्टीप्लाई बाय रेट और 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों जोड़ के आ रहा है सर 1,48,400। दूसरा क्या है क्लोजिंग WIP का वेट कितना था, इक्विवेलेंट कितना था सर 7,000 और 100,750। इसको वेट से यानी रेट से मल्टीप्लाई कर लिए 3.3 एंड 2 से, तो 3.3 एंड 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गया सर 26,600। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था सा। ये अपना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मोल्डिंग और साथ साथ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग।
अब ऐसे ही केस में होता है कि आप क्वेश्चन कितना बढ़िया से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है भी 4 मार्क्स का सर, तो कॉस्टिंग का पेपर तो लेंदी होता ही है। जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग में क्या अंतर आपको पता ही है सर। जॉब कॉस्टिंग जो होता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए हम कॉस्टिंग करते हैं, उसे जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है सर। आगे चलते हैं। A reputed engineering college in Pune, 20 sections है सर, 60 स्टूडेंट्स का, यानी कुल मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। The college plan one day pleasure trip around the city for the students during the weekend. Places such as zoo and जहां भी घुमाना है घुमा ले सर। The private transport operator has agreed to provide number of buses, जितना बस चाहिए आप ले लीजिए। हायर चार्जेस जो लगेगा 6500 पर बस पर ट्रिप के अनुसार से। बस हायर चार्जेज इज इंक्लूसिव ऑफ स्पेशल परमिट फीस ऑफ 500, यानी आपको ये 500 रुपए अलग से देने की जरूरत नहीं है, मीन्स 500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। द पेड ट्रिप जो है सो सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो पेड किया जाएगा 500 रुपए का, यानी एमसीडी, जिस तरह यहाँ एमसीडी है दिल्ली में, उसी तरह से पुणे का भी कुछ होगा, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। ईच बस हैज मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी जो है 54 का है, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर को छोड़ के। ड्राइवर के जगह पे तो है ना स्टूडेंट बैठेगा। 4 सीट्स रिजर्व फॉर द टीचर्स हु अकम्पनी ईच बस, यानी 54 में 4 तो टीचर बैठ गए तो 50 सीट्स बचे। द कॉलेज विल एम्प्लॉय 4 टीचर्स ईच बस एंड पे 500 एज डेली अलाउंस टू ईच टीचर फॉर द ट्रिप। नो अदर कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचर्स आर रेलिवेंट टू द ट्रिप, यानी हर एक को 400 रुपए दिया जाता है। 400 की 500 रुपए, यानी एक बस पे 4 जने और हर एक को पेमेंट 500, यानी एक बस पे हमारा टीचर का जो खर्चा है 2000 का है। बढ़िया। नंबर ऑफ नो अदर कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रेलिवेंट टू द ट्रिप, द फॉलोइंग आर द अदर एस्टिमेट्स सर, या अदर कॉस्ट एस्टिमेट्स। एक क्वेश्चन आपके इंटर के लेवल पर नहीं है, लेकिन हाँ सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट के हुआ करता था, फिर से मैं कहूंगा फाइनल के क्वेश्चन में हुआ करता था, यहां से उठा लिया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट की कॉस्ट 120 रुपए की, लंच, इवनिंग टी, एंट्रेंस फी फ्री है और साथ साथ एंट्रेंस फी ऑफ जू। तो ये जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एज रिगार्ड टू टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम द अथॉरिटी चार्जेस ब्लॉक ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फी अपना ब्लॉक में चार्ज होता है, मीन्स अप टू 300, 2000 का खर्चा, 300 to 1 900, 3000, फिर 900 1 to 3500। उसी तरह कॉस्ट ऑफ प्राइस भी इन्होंने देख रखा है, अप टू 300 2200, 301 से लेके 600 2400, 601 से लेके 900 2400 एंड 901 टू अब अपना 2500। कह रहा है assuming that the college has the requisite number of buses। अब बसेस तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, कर लेंगे कैलकुलेट। अपन द स्टूडेंट्स ट्रिप यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको कैलकुलेट करना है 300 अगर स्टूडेंट्स हो, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ये बजट भी है सर्विस कॉस्टिंग भी है, फिर से रिपीट कर, बजट भी है फ्लैक्स और सर्विस कॉस्टिंग भी है। एस्टिमेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप 300, 600, 900 एंड 1200। अब आपका सीट्स का कैलकुलेशन बड़ा आसान है। अगर ये डेसिमल में दे देता, ऐसे दे देता 60 स्टूडेंट नहीं 60 स्टूडेंट दे देता, तो 60 में अब कितने बस जाते, 2 बस जाते, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब बड़ा आसान है सर, 300 और एक बस पे कितने बच्चे जाएंगे 50, सीधा डिवाइड हो जाएगा सर 6। सब डिविजिबल दिया है, बिल्कुल आपको टेंशन वाला काम नहीं दिया है, और एक बस पे 6500 का खर्चा है। हमने इसको सीधा का सीधा आपको आंसर यहाँ बना के दिखा रखा है सर। ये 6 बसेज, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, 600 के लिए 300 के लिए 6 बसेज, तो 600 के लिए 12 बसेज, 900 के लिए 18 बसेज, और 1200 के लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके लिए 24 बसेज जाएंगे, और उसके अनुसार से 6500 का खर्चा आएगा। मैंने आपको बताया था हर एक बस पे 4 हमारे टीचर्स होंगे, हर एक टीचर्स का पेमेंट 500 है, मींस 2000 टीचर्स के खर्चे पर बस के अकॉर्डिंग। तो हमने बस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया नंबर ऑफ पेमेंट, मींस हर एक टीचर्स के अनुसार से 500 गुने 4 मींस 2000 रुपए से, ये हमारा टीचर का खर्चा आ गया। ब्रेकफास्ट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके अनुसार से मल्टीप्लाई कर लिया, लंच का भी वैसे ही किया, इवनिंग टी का भी वैसे किया, एंट्रेंस फी का भी अपना 25 रुपीज पर स्टूडेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब एंट्रेंस फी जो है टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम का है, वो ब्लॉक में है, तो कह रहा था अप टू कितना, देखिएगा जरा फटाफट, अप टू 300, तो पहले केस में 2000, 300 टू 900 मीन्स 600 और 900 पे अपना 3000, और 901 से अब पे अपना 3500, सबके लिए लिख लेंगे अपना। बढ़िया सर, आगे चलते हैं। अगला हिस्सा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्राइस भी देख लेते एक बार। अप टू 300 2200,
फिर 301 टू 600 अपना 2400, 601 टू 900 इक्वल टू 2400, 901 टू अब कितना होगा, यानी 1200 कितना होगा 2500। वैसे ही हमने वैल्यू लिख लिया सर अपना 2200, 2400, 2400, 2500। टोटल कॉस्ट आ गया, उसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लिया, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट आ गया। क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था और मैं समझता हूँ ये लेंदी भी नहीं था, आसान था। कहीं तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ी रहम खाई है, कहीं तो इंस्टीट्यूट ने आसान क्वेश्चन पूछा है, कहीं तो बेहतरी सोची है बच्चे के लिए। आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट पूछ रहा है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपके किताब में तो है और होना भी चाहिए, लेकिन सर मेरे को उम्मीद नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को बोला ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएगा नहीं, इसलिए परेशान मत होइए। लेकिन चलिए जब पूछ लिया तो पूछ लिया। ए लिमिटेड ओन्स कमर्शियल स्पेस 1500, पहले पढ़ देता हूँ। इन द following independent situation, identify the type of cost, state whether the relevant or not relevant for managerial decision making. Decision making means future decision making sir. Managerial decision making means future decision making, जो ऑलरेडी हो चुका उस पर ध्यान नहीं देना है। A limited owns the commercial space 1500, uses the same own office accommodation purposes, similar office available जो नियर बाई है वो 30,000 का है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो रेलिवेंट कॉस्ट होता है। हम दूसरे को दे देते भाड़े पे 35,000 आता, दूसरा 35,000 कमा रहा, हम भी कमा लेते। MNC हैज पेड 1 लाख एज रेंट फॉर फैक्ट्री सेट्स विच इज टेम्पररी क्लोज्ड आउट। बिजनेस बंद है फिर भी पेमेंट कर रहे हैं सेट के लिए, रेंट के लिए, यानी कुल मिला के 1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो दुकान बंद होने के बाद भी आ रहा, तो इसे हम कहते हैं संक कॉस्ट, यानी ये इरेलीवेंट कॉस्ट है। बीटा लिमिटेड या बीटा लिमिटेड हैज पेड 3 lakhs फॉर मार्केट रिसर्च एजेंसी टू फाइंड द मार्केट डिमांड ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय द कंपनी। हमने पेमेंट कर दिया सर, सच बताओ पेमेंट हो गया तो पास्ट कॉस्ट। अब पास्ट कॉस्ट में इरेलीवेंट कॉस्ट, आपका इंस्टीट्यूट क्या कहता है, इंस्टीट्यूट जाने, इंस्टीट्यूट का काम जाने, यानी ये अपना पास्ट कॉस्ट है। मैं आंसर दे रखा है तो मैं भाग नहीं रहा आंसर से, हाँ वहां से देख लेना आप। जेन लिमिटेड LLP 5 lakhs का इन क्या क्या पेड इंसेंटिव टू द सेल्समैन को इंसेंटिव दिया है। सर अगर आगे भी ऐसा देता रहेगा तो ये हमारा फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन बस इसी पीरियड में दिया है तो फिर से पास्ट कॉस्ट है। अब पास्ट कॉस्ट अपना इरेलीवेंट कॉस्ट होता है। तो 25 लाख से अगर ज्यादा उसने सैलरी सेल्स किया तो कोई दिक्कत नहीं सर। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने कौन सा तरीका दिया, इस पीरियड का लेंगे तो पास्ट कॉस्ट, अगर रिकरिंग नेचर का मानेगा तो फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट मींस रेलिवेंट कॉस्ट, तो पास्ट कॉस्ट भी मींस इरेलीवेंट भी हो सकता है, रेलिवेंट भी हो सकता है। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दोनों लिख के दिया हूं। स्टार्टअप है, कंपनी इन्वेस्टेड 50 लाख, ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है सर, तो ये पास्ट कॉस्ट हो गया, पैसा डूब गया सर। हमारा तो कॉस्टिंग कहता है पैसा लग गया और डूब गया, अब मिलेगा तो कुछ और मिलेगा, जो लग गया सो अपना संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट है। द कंपनी कुड अर्न 3 lakhs क्या सर बाय इन्वेस्टिंग बैंक फिक्स डिपॉजिट 6% पर एनम। कह रहा है कि हम 3 लाख कमा सकते थे बैंक में डालते तो जो 3 लाख है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और जो 50 लाख डूब गया वो अपना पास्ट कॉस्ट है। ये हमारा आ गया सर आंसर है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, इरेलीवेंट कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट, इरेलीवेंट कॉस्ट। दूसरा एजम्पशन हो सकता है नेक्स्ट पेमेंट के लिए अपना फ्यूचर कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, एंड लास्ट वन इज फिर से पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट, इरेलीवेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट। जो मैंने बताया वही लिखा है सर। कह रहा है कि ये जो नई बात है सर, ये थियरी में पूछा करता था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइनल में पूछा करता था जब एबीसी फाइनल में था, और अभी भी है लेकिन नाम मात्र का हब। तो एबीसी जो है वहां पे पूछता था लेवल ऑफ एक्टिविटी के अनुसार से कॉस्ट को क्लासिफाई कर दे। आइए देखते हैं। कह रहा है कॉस्मोस लिमिटेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करता है, एक्युमुलेट्स द ओवरहेड्स फॉलोइंग कॉस्ट पूल। ह्यूमन रिसोर्सेज नीचे पहले पढ़े, क्लासिफाई ईच कॉस्ट पूल्स इन हिरार्की ऑफ, यूनिट लेवल के अनुसार से आता है, बैच लेवल के अनुसार से, प्रोडक्ट लेवल या फैसिलिटी लेवल। यूनिट लेवल की हर एक यूनिट के अनुसार से खर्चा बढ़ रहा घट रहा है। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो ओवरहेड्स दो तरह से क्लासिफाइड होता है, एक वेरिएबल दूसरा फिक्स्ड। जब आप एबीसी पढ़ते हैं तो उसी खर्चे को हम 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक यूनिट के अनुसार से बढ़ेगा घटेगा, दूसरा बैच के अनुसार से बढ़ेगा घटेगा, तीसरा प्रोडक्ट के अनुसार से, मीन्स हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग खर्चा आएगा, और चौथा किसी के अनुसार से नहीं बढ़ेगा, वो सब के लिए है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सब के लिए सर। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर सबके लिए है तो ये अपना कौन सा होगा, फैसिलिटी लेवल। अगला मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, सब यूज करेंगे फैसिलिटी लेवल। पार्ट्स मैनेजमेंट किसी पार्ट से रिलेटेड है तो अपना बैच रिलेटेड हो जाएगा। प्लांट सिक्योरिटी सबके लिए सर,
फैसिलिटी लेवल। परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेज का खर्चा है, परचेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, बैच लेवल। फ्लोर मैनेजर सैलरी, पूरे फ्लोर के मैनेजर सब यूज करेंगे, फैसिलिटी लेवल। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल आता है, क्वालिटी कॉस्ट जो आता है बैच के अकॉर्डिंग आता है तो बैच लेवल। अगर पर यूनिट के अनुसार से आएगा तो यूनिट लेवल। मशीन सेटअप बैच के अकॉर्डिंग आएगा, बैच लेवल। डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए आता है, एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट के लिए आता है, पर बैच के अनुसार से नहीं, पर यूनिट के अनुसार से डिजाइन नहीं बनता, टोटल प्रोडक्ट के लिए बनता है, तो प्रोडक्ट के अनुसार से बढ़ेगा, प्रोडक्ट के अनुसार से घटेगा, प्रोडक्ट लेवल। रिसीविंग डिपार्टमेंट सर, रिसीविंग डिपार्टमेंट मटेरियल रिसीव करने का, रिसीवेबल डिपार्टमेंट नहीं सर, तो मटेरियल रिसीव करेगा, फिर से अपना बैच के अनुसार से रिसीव करेगा, इसलिए बैच लेवल। डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ WIP, दो मेथड है सर, वेटेड एवरेज एंड FIFO, आपको पता है सारा का सारा। Contemplate its list the function of the given below, identify the each of the cost item, most relevant scope. Involve the detailed examination of cost, हर एक कॉस्ट को डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो कॉस्ट एनालिसिस हो गया सर। हेल्प इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के लिए हम कर रहे हैं, तो मैनेजरल डिसीजन या मैनेजरल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो गया कि मैनेजर कौन कौन से कॉस्ट को क्लासिफाई करेगा। कॉस्ट इन्वॉल्व ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मीन्स मैनेजमेंट डिसीजन के लिए, जिसे रेलिवेंट कॉस्टिंग भी कहते हैं। अलग अलग ऑल्टरनेटिव में क्या क्या खर्चा आएगा, इसे रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं, या रेलिवेंसी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं, या डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग कहते हैं। अगला, टू फाइंड आउट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट, इसे कहते हैं सर अपना कॉस्ट कंट्रोल, या इसे कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस या वेरिएंस एनालिसिस। आइए सर देखते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमने बता दिया आपको, फिर हमने कॉस्ट एनालिसिस, मैनेजरल यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर डिसीजन मेकिंग और रेलिवेंट कॉस्टिंग, और कॉस्ट कंट्रोल एंड वेरिएंस एनालिसिस। ओवरऑल पेपर जो था, कुछ गलतियां देख छोड़ दी जाए, और कुछ एबनॉर्मल क्वेश्चन जो हमारी उम्मीद के अनुसार से नहीं थे, लगभग एवरेज ही क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन ओवरऑल ठीक था। अगर आपने इसमें आराम से 70 मार्क्स से 80 मार्क्स तक लिखा है तो बेहतर किया है, बेहतर परफॉर्म है। अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन जिस तरह मैंने समझाया है उसके आसपास भी अगर 60 से 70 80 मार्क्स के आसपास है तो आपने जबरदस्त काम किया है। 50 भी किया तो 50 के 50 सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन समझने में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब जगह आप सुनते आए हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्त, मेहनत तो करना पड़ता है। मैंने भी मेहनत किया, मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया, फिर मैंने आपको समझाया, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो कहा जाता है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझ रहे ना आप। तो इसी के लिए साथ साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहें, खूब पढ़ें।